ये जो बाबा दिखाई आपको देते हैं स्क्रीन पर, किसी भी प्रवचन से पहले कम से कम 2 घंटा ये ब्यूटी पार्लर में अपने सहयोगियों के द्वारा सजे और सजाए जाते, और ये आके हमें बाहर बताते हैं भोग विलास काम क्रोध लोभ मोह से तुम दूर रहो। आप सोचिए कि एक तरफ अच्छी संत परंपरा के लोग योगी बने हैं, इसी देश में इसी वक्त मौजूद हैं, और दूसरी तरफ 20 बरस 22 बरस 26 बरस 30 बरस के ये बाबा करोड़पति हो जा रहे हैं, और ये लोग औरतों पर, दलितों पर, गरीबों पर, पिछड़ों पर, देश पर टिप्पणियां करते हैं। देखिए, नारीवाद भारत में जिसको स्त्रीवाद कहें, नारीवाद कहें, फेमिनिज्म कहें, इसका जो पूरा उदय है ना, वो संघर्ष और शौक दोनों से मिला जुला है। ये शौक भी था और संघर्ष थोड़ा था, लेकिन इस संघर्ष को कहीं से भी जो संघर्षरत महिलाएं हैं, जो देश की 90% महिलाएं हैं, जो आम परिवारों से आती हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। बेसिकली नारीवाद का, भारतीय नारीवाद या दुनिया में नारीवाद का जन्म ही एनजीओवाद से। अब नारीवाद क्या है? अगर सजना संवरना नारीवाद है, अमेरिकी जैसी महिलाओं या यूरोप जैसी महिलाओं को देखना नारीवाद है, तो ये तो शौक हुआ ना आपका व्यक्तिगत। ये नारीवाद नहीं है। नारीवाद 24/7 सजने संवरने की बात करता है। संघर्षशील महिलाएं या पुरुष मौके पर सजते संवरते। एक आम महिला जैसे एक सामान्य ड्रेस में कपड़ा लत्ता पहना, अपने ऑफिस गई, लेकिन हर वक्त इधर से नाक में, इधर से मुंह में और अजीब अजीब कपड़े पहन, यह जो नारीवाद है, इससे आप किसी को आकर्षित करती है ना, ये कौन सा वाद है? दिल्ली आज से 30 साल पहले भी औरतों को रात के 9 बजे के बाद निकलने लायक नहीं थी, और आज भी नहीं है। जब नारीवाद नहीं था दिल्ली में, तब भी नारियां नहीं निकलती थी, और आज चरम पर है नारीवाद, मतलब खूब है यहाँ नारीवाद, तब भी नहीं निकलती, तब भी अनसेफ है। तो मेरा ये कहना है कि नारीवाद की सशक्तता का जो ग्रास रूट पायदान में जाना था, जहाँ से औरतों को बदलना था, जैसे मान लीजिए कि महिलाएं किसान है, ये एक नारीवाद है। महिलाओं को किसान का दर्जा मिलना एक नारीवाद है। उनके कपड़े तय वो कर लेंगे, उसमें हमारा विमर्श नहीं। इन्होंने सारे विमर्श सजने संवरने पर केंद्रित कर दिए, शरीर दिखाने पर केंद्रित कर दिया, तो ये बाजार को सूट करता है। कि आजकल ऐसी रील आ रही है कि हम हक्के बक्के रह जा रहे हैं। चाची भतीजे की शादी हो रही है, मामा भांजी की शादी हो रही है, बाप बेटी शादी कर रहे हैं। असल में इसमें दोनों चीजें, चूंकि सरकार सामूहिक विवाह योजना में थोड़े लाभ दे, कुछ चीजें देती है दहेज में सरकार, हाँ कुछ गिफ्ट में चीजें देती है, तो उसके लिए शादी हो गई है? बाद में खुलासा हुआ। क्या हम पहले नहीं सुनते रहे, या पहले समाज में ये चलन नहीं रहा कि लोगों को दूसरे रिश्ते रहे, अपनी पत्नी के अलावा दूसरों से रिश्ते रहे? ये समाज में स्वीकार्यता का हिस्सा है, वह बातचीत का हिस्सा। चूंकि बातचीत चौक चौराहों पर था, गांव के ठेलों मेलों में था, अब वो चूंकि रील आ गई है तो वो आप तक और हम तक पहुंच रहा है। यह तकनीकी का पक्ष है, इसलिए हमें आज ये दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आप देखेंगे कि एक माँ एक बेटे के साथ रील बनाती है और लगभग वह वयस्क सीन क्रिएट करती है, उसको रोज लोग गालियां देते हैं। टीनेज बच्चा है, हाँ, वो ये चाइल्ड अब्यूज है। ये अब्यूज है। चाइल्ड अब्यूज तो वो भी है जो बेचारा वो मोटा हुआ पड़ा दुनिया भर का खाना खाते हुए संत महात्मा की तरह घूम रहा है, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम फर्क नहीं पड़ता वाला, वो भी एक चाइल्ड अब्यूज है, ये भी एक चाइल्ड अब्यूज है। लेकिन एब्यूज ऑफ चाइल्ड की चर्चा क्या है? तो ये माँ वाली चर्चा है, ये वाली चर्चा नहीं है। फिर वही बात कि समाज को मजाही यौन मसलों में आता है, वह सब कुछ करता है, और आश्चर्यजनक होगा ये जितनी शादियां हैं, जो समाज सबसे गरीब है उन्हीं के बीच की ये खबरें। हाँ जी बिल्कुल, उन्हीं के बीच के, क्योंकि वो कुछ उखाड़ नहीं सकता है। अच्छा, उनको लगता है कि भाई फलां की बेटी, फलां का दामाद, फलां का बेटा, फलां का चाचा रील बना के सफल हो, और फिर प्रचार भी तो आता है। आप देखिए कि बहुत सामान्य परिवारों से निकली हुई तमाम लड़कियों ने गाड़ियां खरीद, घर बनवा लिए, यही यूट्यूब चला के, ब्लॉग चला के। तो जो चीज फैशन में आया वो ये आया कि ये जरूरत क्या उन गरीबों ने तय किया कि उनको रील बनाना है, उनको वीडियो बनाना है, ब्लॉगर बनाना? नहीं, इस सिस्टम ने तय किया। इस सिस्टम को अब पढ़ाई नहीं होने देना। जैसे अगर सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज आप खींच लेंगे उनके हाथ से, और आप दंगा फसाद और रीलबाजी को ही करियर के रूप में विकसित करेंगे, तो लड़के जो ताकतवर हैं, जो दबंग जातियों से आते हैं, चाहे वो अवर्ण हो चाहे सवर्ण हो, वो तो आपके दंगा फसाद में चले जा रहे हैं, वहाँ करियर देख रहे हैं, वहाँ गमछा लगा रहे हैं, वहाँ गाय बचा रहे हैं। लेकिन जो लोग थोड़े सांस्कृतिक तौर पर कमजोर हैं, या फिर उनका मन नहीं लगता है दंगा फसाद में, तो वो रील बनाते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, वो शादियों का वीडियो बनाते हैं, वो फर्जी बलात्कारों के वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वो चलते हैं। फर्जी रेप के वीडियो बनते हैं, पकड़े जाते हैं। इसमें सरकार कभी कुछ बंद करती है, कुछ रोकती है, लेकिन वो अनंत तरीके से चलते रहते हैं। तो समाज इस ताने बाने से बनता है। तो ना पढ़ना तय किया था हमने, और ना हमने रील बनाना तय किया। समाज के तौर पर आप जब देखेंगी तो यही समाज
लंपट हो रहा है, इसी समाज का बड़ा हिस्सा अंधभक्त हो रहा है, इसी समाज का बड़ा हिस्सा अतार्किक हो रहा है। दंगा फसाद इस देश में रोजगार की तरह है और उसमें हम मैचो मैन की फीलिंग लेते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। जब हम कोई गमछा किसी पार्टी का लगाते हैं तो भले हम चलाते हों ई रिक्शा, भले हम कमाते हों 300, भले हो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हों, भले हो हम हर रोज अपने बच्चे को एक गिलास दूध, रोज रोटी में दाल और अंडा या मछली अगर मांसाहारी हैं तो न दे पाते हों, लेकिन गमछे के गर्व से हम जीवन काट लेते हैं। यह एक नया भारत है जो बेरोजगारी से बना है और उस तरफ कन्वर्ट कर दिया है जहां उसे गर्व है। इसी बात का गर्व है कि वह गमछा लेके चलता है, वह कहीं खड़ा हो सकता है, अपने को कह सकता है कि हम बराबर हैं। अजय प्रकाश साहब, बहुत शुक्रिया किंतु परंतु पर आने के लिए। आप पूरे देश का, खासकर उत्तर भारत का भ्रमण करते रहते हैं, समाज को बहुत नज़दीक से देखते हैं और ख़ुद आप जहाँ से आते हैं वहाँ से लेके दिल्ली और बाकी सफ़र जो आपने किया है वो बहुत समृद्ध है। मैंने सोचा आजकल समाज में कुछ ख़ास तरह की चीज़ें चल रही हैं जिनके बारे में आपसे बात की जाए। हालांकि आप साइको एनालिस्ट नहीं हैं बाय ट्रेनिंग, लेकिन जब भी आपसे बात होती है तो आप समाज की जिस तरह से समझाते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो मुझे बड़ी दिलचस्पी थी कि दर्शकों तक भी वो बात पहुंचे। भारत में इस समय जिस तरह का बदलाव आ रहा है उसमें महिलाओं को लेकर के समाज अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। एक तरफ बेटियों को लेकर के बहुत प्राउड पेरेंट्स हैं जो गर्व कर रहे हैं बेटियों पर, एक तरफ वो पेरेंट्स हैं जो बेटियों को रील बनाने के लिए गोली मार दे रहे हैं, या वो लोग हैं जो बहुत बड़ी आयोजन में बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं जिसका हिस्सा होती हैं उनके सामने बैठ के महिलाओं के बारे में बहुत अशोभनीय बातें कर रहे हैं। अभी अभी एक धार्मिक व्यक्ति ने कह दिया, जो अपने आप को बाबा कहते हैं, जिनके सामने बहुत सारे लोग बैठते हैं उनका प्रवचन सुनने के लिए, कि 25 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते लड़कियाँ 4 जगह मुँह मराती हैं और उसके बाद उनसे तुम शादी करोगे तो क्या वो रिश्तों की और रिश्ते नाते और मर्यादा निभा पाएंगी? ये बहुत ख़तरनाक बात है। अगर ये कॉमन सेंस बनाया जा रहा है भारत के समाज में, तो आप सोचिए पुरुष और ख़ासकर युवा पुरुष जो इम्प्रेशनेबल एज में हैं, वो बाहर निकलने वाली, कामकाज करने वाली, पढ़ाई की तरफ ध्यान देने वाली लड़कियों के बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि 24-25 साल तक तो पढ़ते ही रहना होता है। ये वही उम्र है जिस समय आप अपना पढ़ाई ख़त्म करके करियर में जा रहे होते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लग सकता है। इसके अलावा एक और बाबा हैं, उन्होंने कह दिया कि ये खाली प्लॉट होती हैं। एक और बाबा हैं, उन्होंने भी इसी तरह की बात की और उन्होंने कह दिया कि भाजपा के ऊपर, भाजपा जो पार्टी है उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर भाजपा नेता जो महिला नेता है वो शारीरिक शोषण करवा के ही आगे बढ़ती है पार्टी के अंदर। ये बहुत भयानक बातें, यानी कि सियासत से महिलाओं को बाहर कर दो, पढ़ाई लिखाई और रोजगार से बाहर कर दो, और जो महिला विवाहित नहीं है उसको खाली प्लॉट कह दो। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं को वापस घर में वापस ढकेलने में, चूल्हे चौके में बच्चे पैदा करने में लगा रही हैं। बीच बीच में हम सुनते रहते हैं कि हिंदू महिलाओं को इतने पुत्र पैदा करने चाहिए। ये मोहन भागवत से लेकर के नीचे स्तर पर बार बार कहा जाता है, उसमें साध्वियाँ भी कह रही हैं। ये भारतीय महिलाओं के ऊपर जिस तरह का अंकुश डाला जा रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? कल ही अभी मुझे पता चला कि वो सास बहू वाला सीरियल दोबारा शुरू हो गया है। तो वो महिला जो सास बहू करती हुई आई और देश की शिक्षा मंत्री बन गई, महिला कल्याण मंत्री बन गई, अब वो वापस जा करके सास बहू करने लगी। तो कुछ तो है कि भारतीय महिलाओं से क्या पुरुष डरे हुए हैं और ये समाज में क्या चल रहा है? देखिए, शुक्रिया आपका, और ये एक मेरे दिलचस्पी का भी विषय है। पहले हम स्मृति ईरानी के उस सीरियल पर सबसे बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले उन बाबाओं पर बात करते हैं जिन्होंने हाल में कई ऐसी टिप्पणियां की हैं जो जाहिर तौर पर खराब हैं। चाहे वो प्रेमानंद ने कहा हो कि 100 में से 2-4 ही बस चरित्रवान होती हैं, ये कहा उन्होंने। हाँ। दूसरा कि अनिरुद्धाचार्य ने कहा है, जो आप कह रही थी कि 25 साल की लड़कियां भी चरित्रवान नहीं होती हैं। और यही बात जो है वो यति नरसिम्हानंद ने भी कहा, जो आमतौर पर भाजपा के सपोर्ट सिस्टम से ही खड़े हैं।
वो भाजपा की महिलाओं के बारे में ही बोल रहे थे। मेरा ये कहना है कि ये सारी चिंताएं महिलाओं के अन्य किसी चीज पर नहीं हैं, सिर्फ यौन पर हैं, उनकी सेक्सुअलिटी पर हैं। और सारी पवित्रता, ऐसा नहीं कि उनको अनपढ़ वो कह रहे हैं, वह पवित्रता क्या है? भारतीय समाज में पवित्र होना एक माँ होना नहीं है। भारतीय समाज में पवित्र होना एक लड़की का मेधावी होना नहीं है, वैज्ञानिक होना नहीं है, सन्यासी होना भी नहीं है। बल्कि पवित्र होने का मतलब है कि आप यौन दायरों में अगर पवित्र हैं तो पवित्र माने जाएंगे। ये आज की बहस नहीं, ये सदियों सदियों से चलती आ रही स्त्री और पुरुष के बीच की बहस है। अब अच्छी बात ये है कि इनसे ये चीज छूटती जा रही है। जिन विमर्शों को लोग घर में कर रहे थे, जैसे यह बात आदमी सिर्फ अपने लोगों के बीच कहता था कि औरतें ऐसी होती हैं, लेकिन मंच पर औरतों के सामने अनिरुद्धाचार्य जब यह बात कहते हैं तो उनके सामने हजारों हजार औरतें बैठी होती हैं। जब बागेश्वर धाम का 26 साल का वह युवा, जो कि आजकल बाबा बना फिर रहा है, जब वह कहता है तो उसके सामने हजारों औरतें बैठी होती हैं। जिस वक्त वो कहता है कि खाली प्लॉट है। तो अब सवाल यह है कि ये कहते क्यों है? देखिए, इनके कहने न कहने से स्त्रियां पीछे ढकेली जाएंगी, उसकी तो बहुत जगह नहीं मिलती, लेकिन इसका एक बाजार है। इस बाजार को समझना चाहिए। जैसे बाजार में चाहे बाबा हों, चाहे समाज के दूसरे हिस्से के लोग हैं, जब भी वो स्त्री की सेक्सुअलिटी पर, खासकर औरतों के यौन व्यवहारों पर बात करते हैं तो उससे उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, लोकप्रियता मिलती है, और बाजार में बड़े बाबा के तौर पर चर्चा में आते हैं। अन्यथा आप जरा सोचिए कि जितने बाबा हैं, ये बाबा अगर स्त्रियों के चरित्र और इनमें से एक दो बाबा मुस्लिमों के खिलाफ न बोले तो इनका बाजार क्या है? कोई क्यों जाएगा, क्यों सुनेगा? वो रील लाखों करोड़ों में क्यों जाएंगे? तो बाजार की वजह से ये अभिशप्त हैं, बाजार इनसे अभिशप्त है, और एक ऐसा इकोसिस्टम बना है जिसमें पीड़ित वह है जो समाज का कमजोर है, चाहे वह स्त्री हो, चाहे मुसलमान हो, या दलित हो, या गरीब लोग। सारे बाबा ये भाषा नहीं बोलते हैं। क्या आपने कभी सुना कि वो दक्षिण भारत का जो बाबा है, दाढ़ी वाले, क्या नाम है उनका, क्या गुरुदेव, जग्गी वासुदेव कभी स्त्रियों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं 25 साल की, क्योंकि उनके दरबार में जाने वाली जो युवा लड़कियां हैं वो सब 25 साल से ऊपर की हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या बड़े पैसे वाले घरों से आती। तो जो बाबा गरीबों को डील करता है, चाहे वह अनिरुद्धाचार्य हो या ये छतरपुर वाला है, नाम नहीं याद आ रहा, ये बाबा हो, ये सारे बाबा महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं, क्योंकि महिलाएं उनका वह मार्केट नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन जग्गी वासुदेव की मार्केट में महिलाएं हैं, वो उनके शेयर होल्डर्स हैं, मतलब भक्त हैं, मौजूद हैं, उनके इकोसिस्टम को चलाती हैं। इसी तरह श्री श्री रविशंकर भी ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि जिसका जो मार्केट है, जिसका जो बाजार है, वहां वो कायम है और हम सब शिकार हैं। जग्गी वासुदेव दूसरे स्तर की बात करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि इसमें क्लास का जो डिवाइड है, उसमें एक तरफ पढ़ा लिखा, एजुकेटेड और प्रभावशाली तबके का क्लास जो साउथ का है, और यहाँ पर जहाँ शिक्षा भी कम है, जिसको हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, उसका जो ऑडियंस है, और वो बाबा उसी ऑडियंस को केटर कर रही है। बहुत दिलचस्प पहलू निकाला। ये मतलब आप समझिए कि मतलब इस इकोसिस्टम में ये बाबा बंधे हुए हैं। मैंने आपसे बस पूछा, और किसी से दुनिया में पूछ सकता हूं मैं, कि अगर ये बाबा महिलाओं पर गलीज टिप्पणियां न करें, किसी न किसी बहाने, रामायण के बहाने, महाभारत के बहाने, तरह तरह से गलीज टिप्पणियां करते हैं। अलबत्ता आप सोचिए कि आप मुझे कह रही थी बातचीत के लिए कि आप मनोवैज्ञानिक नहीं हैं, लेकिन एक बाबा जिसका नाम अनिरुद्धाचार्य है, वो सुबह से शाम तक पारिवारिक मसलों को निपटाता रहता है। वहां पता नहीं कहां से गरीब महिलाएं आती भी हैं, और वो बताती हैं कि मेरा पति ये है तो मैं उसके साथ चली गई तो मेरा ये हो गया, वो हो गया, और वो मजे मजे में समाधान बताता है, और वह रील लाखों में जाते हैं। तो वह बाबा ने नहीं तय किया, उसकी जो सोशल मीडिया टीम है वो तय करती है कि बाबा जो साक्षात आपके सामने सुनने वाला वर्ग है, इससे बहुत बड़ा वर्ग है जो इसको मजे लेके सुनता है, और इससे हमारे पैसे गिरते हैं। फिर उससे रेंज बनता है, फिर उससे पॉपुलैरिटी बनती है। और चूंकि समाज में
इसी तरह की डुअल चीजें देखी जाती हैं, इसी तरह की हल्की चीजें देखी जाती हैं, तो ब्रांडिंग के लिए भी इन बाबाओं को उन जगहों पर बुलाया जाता है। आप सोचिए कि क्या जो शंकराचार्य परंपरा के बाबा हैं या अच्छे बाबा हैं, जिनका मैं जिक्र कर सकता हूं, जो इस देश में पर्यावरण बचाने के लिए, समाज को बेहतर करने के लिए लड़ते, उनका कभी कोई जिक्र नहीं आता, कोई पूछता भी नहीं उन्हें। वो उपवास करके मर गए जो गंगा को बचाना हाँ, चाहते मैं थे। उन्हीं के जिक्र कर रहा हूँ। मातृ सदन है, जी। मातृ सदन में एक गुरुदेव हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, तो शिवानंद सरस्वती है नाम, माफ करिए, शिवानंद सरस्वती, जिनके बदौलत जितनी भी गंगा आपको बचती हुई हरिद्वार में दिखाई देती है, उस अकेले और उनके सन्यासियों के दम पर। उनके आश्रम में आप चले जाइए, कोई शहरी गया हुआ कहेगा ये तो फटीचर आश्रम है, और उसी के बगल में तमाम माफिया बाबाओं के आश्रम है, जहां आपका क्या स्वागत होगा। लेकिन उनका आश्रम बिल्कुल नेचुरल है, उनके लोग नेचुरल हैं, वो सन्यासी हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं। एक मैं दिलचस्प किस्सा सुनाऊं सिर्फ इसी का, छोटा सा। मैंने एक दफ़ा उनसे बातचीत में कहा, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी से, बुजुर्ग हैं, वो दूर बैठते हैं, तो मैंने कहा बाबा, आप जैसे ये आंदोलन करते हैं, आपके लोग 3-3 लोग मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, आप इस आंदोलन को विस्तार क्यों नहीं देते, समाज में क्यों नहीं ले जाते? तो उन्होंने एक बात कही और बहुत कमाल की कही, कहा कि जो समाज यहाँ हमारा संत मरता है, ना उसके बाल हैं, ना बच्चे हैं, ना बीबी है, ना प्रेमिका है, ना घर है, ना द्वार है, कुछ नहीं है उसको, वह सिर्फ इस देश की गंगा के लिए और अपनी थोड़ी धार्मिक मान्यताओं के लिए वो यहाँ 280 दिन निर्जला व्रत रहे। और बात निर्जला व्रत नहीं, माफ करिएगा, वो भूख हड़ताल पर रहे और बमुश्किल आखिरी दिनों में उन्होंने नींबू पानी और शहद पानी पीना शुरू किया। तो मैंने उनसे एक बात कही बाबा से कि आप क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि जब हमारे ये युवा संत, हम खुद, उनके यहाँ एक सन्यासी महिला भी है, हम सब अनशन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, तब यह समाज न दयाद्र होके, न कमिटमेंट से, न सरोकार से, न अपनी पीढ़ियों के लिए जब हमें समर्थन देने नहीं आता है, तो अगर हम दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जाके भूख हड़ताल कर दें, गोली खा लें, तो यह सिर्फ हमें भ्रष्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा। फिर उन्होंने यह भी कहा कि हम संत परंपरा के लोग हैं और संत के पास सिर्फ शरीर है, शरीर के अलावा हमारे पास क्या है, तो हम शरीर ही तो दे सकते हैं। तो एक तरफ ये संत परंपरा है। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी इन संतों को ब्यूटी पार्लर वाले बाबा कहते हैं। गजब। ये जो बाबा दिखाई आपको देते हैं स्क्रीन पर, और ये सच है, ये कोई छुपी बात नहीं है, ये बाबा भी जानते हैं, इनके भक्त भी जानते हैं कि ये किसी भी प्रवचन से पहले, चाहे स्त्री प्रवचन करता हो या पुरुष प्रवचन करता हो, कम से कम 2 घंटा ये ब्यूटी पार्लर में अपने सहयोगियों के द्वारा सजे और सजाए जाते हैं। और ये आके हमें बाहर बताते हैं, भोग विलास, काम, क्रोध, लोभ, मोह से तुम दूर रहो। तो ये कोई बाबा और प्रवचन नहीं है, ये एक आर्थिकी का इकोसिस्टम है। आप सोचिए कि एक तरफ अच्छी संत परंपरा के लोग जो कि हठ से, अपने तप से योगी बने हैं, इसी देश में इसी वक्त मौजूद हैं, और दूसरी तरफ 20 बरस, 22 बरस, 26 बरस, 30 बरस के ये बाबा करोड़पति हो जा रहे हैं। तो क्या बिना किसी तैयारी के दुबई में ऐश कर रहे हैं? ऐश कर रहे हैं, सोचिए। तो ये है असल बात। और ये लोग औरतों पर, दलितों पर, गरीबों पर, पिछड़ों पर, देश पर टिप्पणियां करते हैं, तो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इनका एक बड़ा बाजार बना है और उस बाजार के बनाए हुए बाबा हैं। तो इस बात को समझना उन भक्तों को है, लोगों को है, और सबसे आसान शिकार इस मामले में महिलाएं हैं। और चूंकि दर्शक बड़ा है, जैसे इसी बीच आप सोचिए, मुश्किल 1.5 महीने 2 महीने पहले जो ये घटनाएं हुई जिसमें कुछ औरतों ने हिंसा की, जिसमें किसी को एक ने वो सीमेंट में डाल दिया, किसी को काट दिया, किसी को कुछ किया, औरतों ने। हाँ, बेचारा पति का जो हाँ, बेचारा पति का। उसके बाद इस देश में ऐसा माहौल बनाया गया कि रील बनाने वाली लड़कियां, रील बनाने वाले लड़के, खबर दिखाने वाले पत्रकार, विमर्श करने वाले बहसबाज, यह सभी लोग औरतों पर भिड़ गए और उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि अत्याचारी किस तरह हो गई हैं औरतें। जबकि सच पूरी दुनिया जानती है कि कुल होने वाली हिंसा का औरत मर्द के रिश्ते में 5% आज भी औरत का नहीं है। तो ये जो सारे कुछ हम देखते हैं, ये बताता है कि किस तरह औरतों को अभी भी इस्तेमाल की तरह लिया जाता है, और उसका एक घटक बाबा है। ये बाजार का विस्तार है।
पहले इसको बॉलीवुड लेता था, सिनेमा के पेज 3 लेते थे, फिर पत्रकार लेने लगे, फिर समाज में थोड़ा कुछ चलने लगा तो वो एक तबका लिया, रोजगार में लिया गया। अब मजे ये बाबा ले रहे हैं। आप सिर्फ एक बात किसी भी बाबा के भक्त से पूछिए कि अगर वह धर्म की बात करे, वह नैतिकता की बात करे, वह आपके माता पिता की बात करे, बंधु बांधव की बात करे, तो कोई बाबा को कोई भक्त नहीं सुनेगा। क्योंकि सिनेमा में जिस तरह से ट्रेजेडी, रोमांस, वायलेंस की जरूरत पड़ती है हर सिनेमा में, उसी तरह हर बाबा को इन चारों पांचों तत्वों की जरूरत है, जिसकी बदौलत वो देश में छा सके। इट इज ऑल अबाउट मार्केट। जी हाँ, बिल्कुल। कमाल है। हाँ। और बहुत शुक्रिया, आपने उन सच्चे लोगों का जिक्र किया है जो इस देश के जलवायु को, पर्यावरण को, बिल्कुल। नदी पहाड़ को बचाने के लिए एक संघर्ष करते हैं, और उस संघर्ष में वो अपनी जान निछावर कर रहे हैं अपनी नदी को बचाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है और उनके बारे में हम सब लोगों को ज़्यादा जानना चाहिए, जिक्र करना चाहिए, जिससे कि हमारी सरकारों के तक बात पहुँचे। ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम उनके बारे में बात करें जो सच्चे लोग हैं। आपने कहा रील की वजह से कि उससे पैसा गिरता है। अजय, ये बहुत अजीब हुआ है कि आजकल ऐसी ऐसी रील आ रही है कि हम हक्के बक्के रह जा रहे हैं। चाची भतीजे की शादी हो रही है, मामा भांजी की शादी हो रही है, बाप बेटी शादी कर रहे हैं और खुद आके बोल रहे हैं। ऐसा नहीं किसी ने उनका वो एक्सपोजे किया हो ना, वो खुद ही आकर के वो सिंदूर उंदूर भर के माला पहन के खड़े हैं कि हाँ हमने बेटी से शादी कर ली, बेटी कह रही हाँ तो क्या हो गया, हमने पिता से शादी कर ली। ये और हमारे ये गाँव अंचल के लोग दिख रहे हैं शक्ल सूरत से, अपनी बातचीत से। क्या हो गया है समाज को? ये हम मतलब वो खबरें भी बन रही हैं, मैं देखती हूँ कई हिंदी के अखबार उन खबरों को भी छाप रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रील में हैं, वो खबरों में भी हैं। कहीं तो अभी तक मैं देखती थी कि मुसलमानों को ताना दिया जाता है कि तुम्हारी फुफेरी, चचेरी, ममेरी बहन से शादी हो जाती है, तो मुसलमान लोग उसको बहन नहीं मानते हैं, कज़न मानते हैं, और ये ताना चलता था। अभी तो उससे आगे बढ़ के सगे चाचा मामा से शादी और पिता से शादी हो रही है। ये क्या हो गया है? क्या ये रील के लिए सिर्फ हो रहा है? लेकिन मैं ये आपको फिर कहूँगी कि ये सचमुच भी हो रहा है, क्योंकि ये अखबारों में खबरें भी आई हैं। ये क्या हुआ देश को? असल में इसमें दोनों चीज़ें हैं, जो सच है वो भी है और जो रील की ज़रूरत है वो भी है। जैसे एक खबर आती है छत्तीसगढ़ से कि भाई बहन ने शादी कर ली। चूंकि सरकार सामूहिक विवाह योजना में थोड़े लाभ देती है, कुछ चीज़ें देती है दहेज में सरकार, हाँ कुछ गिफ्ट में चीज़ें देती है, तो उसके लिए शादी हो गई। बाद में खुलासा हुआ। इन्हीं खबरों के बीच मैं ये खबर बता रहा हूँ। इसी तरह की घटना, इसी लाभ के लिए यूपी में भी एक ऐसी घटना हुई। गृहस्थी के जो सामान देती है सरकार, गृहस्थी के सामान। फिर एक शादी बिहार के मुंगेर की भी है, जिसमें चाची ने भतीजे से शादी कर ली है। वो शादी में ये है कि भाई अगल बगल रहते हैं और उन्होंने शादी कर ली। इन सारी घटनाओं में न मेरा कोई इनकार है न कोई स्वीकार है, मेरा ये कहना है ये समाज विकास है। जैसे क्या हम पहले नहीं सुनते रहे या पहले समाज में ये चलन नहीं रहा कि लोगों को दूसरे रिश्ते रहे हैं, अपनी पत्नी के अलावा दूसरों से रिश्ते रहे हैं? ये समाज में स्वीकार्यता का हिस्सा है। देहाती भाषा में कहते हैं दीवाल फाने न चाचा, मतलब चाचा हमारे दीवाल फानते हैं। ये जो बातचीत का हिस्सा रहा है, वह बातचीत का हिस्सा, चूंकि बातचीत चौक चौराहों पर था, गांव के ठेलों मेलों में था, आपसी बातचीत में कुओं के ढूंढों पर था। अब वो चूंकि रील आ गई है तो वो आप तक और हम तक पहुंच रहा है। यह न नई बात है न पुरानी बात है, यह तकनीकी का पक्ष है, इसलिए हमें आज ये दिखाई दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कुछ लोगों को ये पता चला और कुछ लोगों ने ये मैनेज किए, जिसमें कि आप देखेंगी कि एक माँ एक बेटे के साथ रील बनाती है और लगभग वह वयस्क सीन क्रिएट करती है। उसको रोज लोग गालियां देते हैं। मैंने वो रील देखा है, आपने भी देखा होगा, समाज के लोग भी देखे होंगे। वो रील बनाया जाता है, वो रोज गालियां सुनते। वो टीनेज बच्चा है। हाँ, वो ये चाइल्ड अब्यूज है, ये अब्यूज है। लेकिन हमारा कहना है कि चाइल्ड अब्यूज तो वो भी है जो बेचारा वो मोटा हुआ पड़ा दुनिया भर का खाना खाते हुए संत महात्मा की तरह घूम रहा है। क्या नाम है उसका? हाँ, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम फर्क नहीं पड़ता वाला, फर्क नहीं पड़ता। वो भी एक चाइल्ड अब्यूज है, ये भी एक चाइल्ड अब्यूज है। लेकिन अब्यूज ऑफ चाइल्ड की चर्चा क्या है? तो ये माँ वाली चर्चा है, ये वाली चर्चा नहीं है। फिर वही बात कि समाज को मजाही यौन मसलों में आता है।
इसलिए वो औरतें, वो लड़कियां जानती हैं। तो कुछ जगहों पर लड़कों और लड़कियों, मियाँ और बीवी, प्रेमी और प्रेमिकाओं, और कुछ जगहों पर डायरेक्टर्स, जो भी छोटे मोटे कहें आप, इन लोगों ने ये सीन क्रिएट किए और अलग अलग जगहों पर ये प्रचारित प्रसारित करते हैं। अन्यथा समाज इतना नहीं बदला है, वह मार काट करता है, वह सब कुछ करता है। और आश्चर्यजनक होगा कि ये जितनी शादियां हैं, जो समाज सबसे गरीब है, उन्हीं के बीच की ये खबरें हैं। हाँ जी, बिल्कुल। उन्हीं के बीच के, क्योंकि वो कुछ उखाड़ नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। उसमें जाति दृष्टि से भी आप देखेंगी तो ज्यादातर मामले गरीब जातियों के हैं। वजह क्या है कि आप कुछ भी लगा दीजिए, अच्छा उनको लगता है कि भाई फलां की बेटी, फलां का दामाद, फलां का बेटा, फलां का चाचा रील बना के सफल हो गया। और फिर प्रचार भी तो आता है। आप देखिए कि बहुत सामान्य परिवारों से निकली हुई तमाम लड़कियों ने गाड़ियां खरीद ली, घर बनवा लिए, यही यूट्यूब चला के, ब्लॉग चला के। तो जो चीज फैशन में आया वो ये आया। अब इसको थोड़ा मैं पीछे ले जाऊंगा कि ये जरूरत क्या उन गरीबों ने तय किया कि उनको रील बनाना है, उनको वीडियो बनाना है, ब्लॉगर बनाना? नहीं, इस सिस्टम ने तय किया। इस सिस्टम को अब पढ़ाई नहीं होने देना है। जैसे अगर सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज आप खींच लेंगे उनके हाथ से, तो वह प्राइवेट स्कूलों में कितने दिन तक पढ़ेंगे? उनके बस का नहीं है। जैसे देश के किसी भी हिस्से में, सिर्फ उत्तर प्रदेश की कथा सुनिए, लगभग 8,000 प्राइवेट कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में, जो कुल शिक्षा व्यवस्था का 95% डील करते हैं। और सिर्फ 5% कॉलेज हैं सरकारी और एडेड, जो कि उत्तर प्रदेश की बाकी शिक्षा को डील करते हैं। क्या कह रहे हैं? 95% प्राइवेट। उसमें भी वो प्राइवेट हैं जिसमें पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। आप अपने बच्चे को अंततः जो बड़े पैसे वालों के प्राइवेट हैं, जो सोनीपत में खुला है, जो ग्रेटर नोएडा में खुला है, या जो लखनऊ में खुला है, वहां भेजेंगी या भेजेंगे। लेकिन जिन कॉलेजों की मैं बात कर रहा हूं, वहां पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं होती। अब तक उत्तर प्रदेश सरकार से शिक्षक संगठन यह मांग करते हैं कि आप जो प्राइवेट कॉलेज हैं, और अगर वहां 10 शिक्षक भी हैं, तो उनकी जानकारी यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे। आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं अपलोड की है और न करती है, क्योंकि वो एक ही शिक्षक 10 कॉलेजों में पढ़ाता है, क्योंकि उसको तनख्वाह नहीं मिलती। अरे बाप रे। लेकिन अब इसका तथ्य तो तब पता चले जब सरकार वो कहे कि हम गलत हैं। सरकार अपलोड क्यों नहीं करना चाहती? सरकारी कितने शिक्षक हैं ये तो पता है, लेकिन ये जो गैर एडेड कॉलेज हैं, इनके शिक्षक कितने हैं, इसकी जानकारी देने में क्या समस्या है? तो अगर आप शिक्षा बच्चों से छीन लेंगे और आप दंगा फसाद और रीलबाजी को ही करियर के रूप में विकसित करेंगे, तो लड़के जो ताकतवर हैं, जो दबंग जातियों से आते हैं, चाहे वो अवर्ण हो चाहे सवर्ण हो, वो तो आपके दंगा फसाद में चले जा रहे हैं, वहां करियर देख रहे हैं, वहां गमछा लगा रहे हैं, वहां गाय बचा रहे हैं। लेकिन जो लोग थोड़े सांस्कृतिक तौर पर कमजोर हैं, या फिर उनका मन नहीं लगता है दंगा फसाद में, तो वो रील बनाते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, वो शादियों का वीडियो बनाते हैं, वो फर्जी बलात्कारों के वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वो चलते हैं। फर्जी रेप के वीडियो बनते हैं, पकड़े जाते हैं। इसमें सरकार कभी कुछ बंद करती है, कुछ रोकती है, लेकिन वो अनंत तरीके से चलते रहते हैं। तो समाज इस ताने बाने से बनता है। तो ना पढ़ना तय किया था हमने, और ना हमने रील बनाना तय किया। व्यवस्था को जब लगा कि पढ़ने वाले लोगों की जरूरत है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहीं से भी या बंगाल से उजड़ कर जब गरीब आए दिल्ली में 1980 के दशक में, तो उनको रेलवे का ड्राइवर बनाया गया, उनको डीटीसी का ड्राइवर बनाया गया। ठीक है, उनको बाकी जगहों की लिमिटेड कंपनियों में नौकरियां मिली, जो आज बड़े लोग हो गए, जिनकी तनख्वाह 80,000 1 लाख है, वो दिल्ली में उनकी 2 मंजिला 4 मंजिला मकाने हैं, वो लोग आए। लेकिन 2010 के बाद, 2020 के बाद जो लोग आए दिल्ली में, वो जो है वो ई रिक्शा के ड्राइवर है, क्योंकि व्यवस्था ने तब चीजों को भर लिया। अब हमें व्यवस्था के हम अतिरिक्त माल हैं, यह आबादी अतिरिक्त है, तो उनको ई रिक्शा के रूप में रोजगार दिया गया। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब हम पढ़ रहे थे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर रास्ते पर जा रही लगातार बेहतर हो रही थी। गरीब घरों से बच्चे, हम या हमारे जैसे लाख बच्चे, ऐसे दर्जनों बच्चों को मैं जानता हूं जो बेहद गरीब, जिनके बूते का नहीं था पढ़ पाना, वह हॉस्टल्स में हम लोगों के आते थे। अगर
सवर्ण है तब भी, अवर्ण है तब भी, दोनों स्थितियों में चाटुकारिता करते थे, मतलब तेल मालिश करना जिसको कहते हैं हम बोलचाल में, भैया भैया करते थे। लेकिन उसी भैया भैया करते करते पढ़ वढ़ के अपना कहीं ना कहीं दहीने बाएं होके बीएड वेड करके सब सरकारी टीचर हो गए। यह मौका भी तो हमसे छीन लिया, जैसे आपने प्राइवेटाइजेशन किया या जैसे ही आपने स्कूलों को नहीं, कॉलेजों को नहीं चलाया। अब वह सिलसिला आपने बंद कर दिया, क्योंकि पढ़े लिखे रोजगार आप दे नहीं सकते हैं। इसलिए आपने ग्रेजुएशन की ये स्थिति कर दी कि आपको पता ही होगा, इसी दिल्ली एनसीआर में ग्रेजुएशन करने की फीस 25 लाख रुपए है 3 साल का। इसी दिल्ली एनसीआर में कॉलेज है, बिल्कुल। बड़े आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं। और इसी दिल्ली एनसीआर में हजारों हजार लाखों बच्चे हैं जो ई रिक्शा चलाते हैं और नहीं तो झोला टांग के किसी कंपनी का सामान बेचते हैं, क्योंकि वो 10वीं से ऊपर पढ़ ही नहीं सकते। और वो 10वीं तक भी इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी भी दिल्ली और एनसीआर में, खासकर दिल्ली में, सरकारी स्कूलों के स्ट्रक्चर बड़े हैं। एनसीआर में तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो मेरा ये बात इसलिए यहां तक मैं ले आया कि हम समझ सके कि उनकी जरूरत खत्म हो गई, जो सिस्टम था। जब पढ़ाया, अब जरूरत खत्म हो गई, तो अब पढ़ाई नहीं है, अब रोजगार क्या है? ई रिक्शा चलाओ, मोबाइल की दुकान पर बैठो। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले ठीक हुई। जो गरीब थे, जिनको सवर्णों ने सताया, जो गरीबी के मारे हुए थे, या जो गरीब सवर्ण थे, जो प्रताड़ित थे, वह किसी तरह अगर शहर चले आए तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई, उनके बच्चे अच्छी जगहों पर गए। और अब क्वालिटी ऑफ लाइफ यह है कि शहर आने वाला आदमी किसी तरह रोजी रोटी खाने की तरफ है। यानी सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है, वर्टिकल मोबिलिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और इन सब के बीच जब आप देखेंगे समाज के तौर पर, मतलब मैं इसको राजनीति के तौर पे नहीं रख रहा हूं, समाज के तौर पर आप जब देखेंगी तो यही समाज लंपट हो रहा है। इसी समाज का बड़ा हिस्सा अंधभक्त हो रहा है। इसी समाज का बड़ा हिस्सा अतार्किक हो रहा है। आप अक्सर किस्से सुनेंगी बड़े लोगों से, बड़े आदमी लोगों से, कि मेरा ड्राइवर भक्त हो गया है, मेरी काम वाली बाई अगर हिंदू है तो भक्त हो गई है, मेरा खलासी भक्त हो गया है, मेरे यहाँ ये क्या कहते हैं, प्लम्बर का काम करने वाला, बिजली मिस्त्री भक्त हो गया। वो इसलिए हुआ आया है कि वहां उसको ताकत मिलती है। भक्ति में वो मैचो मैन महसूस करता है। उसको कहीं ना कहीं तो ताकत गेन करना है। आपका बच्चा साहब हो रहा था, आपके गांव से निकला, किसी तरह रोजी रोटी खाया, भात और दाल खा के और चोखा खा के बड़ा हुआ, तो वो यहाँ आके कोई अधिकारी बना, किसी मल्टीनेशनल में लग गया, तो आप वहां चौड़े हो रहे थे। अब इसको यहाँ चौड़े होने की, बड़े होने की गुमान किस बात पर हो? तो गुमान उसको होने पर है कि हम ताकतवर लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, हम ताकतवर पार्टियों के लोग हैं, हम फला को सता सकते हैं और फला के सामने हम बड़े हो सकते हैं। तो इस तरह समाज बदला है। यानी कि ये एम्पावरमेंट का भी सवाल है। एम्पावरमेंट ऑफ यंग है। और इसको एक शब्द में मैं बार बार कहता हूं कि दंगा फसाद इस देश में रोजगार की तरह है, और उसमें हम मैचो मैन की फीलिंग लेते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। जब हम कोई गमछा किसी पार्टी का लगाते हैं तो भले हम चलाते हों ई रिक्शा, भले हम कमाते हों 300, भले हो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हों, भले हो हम हर रोज अपने बच्चे को 1 गिलास दूध, रोज रोटी में दाल और अंडा या मछली, अगर मांसाहारी हैं तो न दे पाते हों, लेकिन गमछे के गर्व से हम जीवन काट लेते हैं। यह एक नया भारत है जो बेरोजगारी से बना है और उस तरफ कन्वर्ट कर दिया है जहां उसे गर्व है। इसी बात का गर्व है कि वह गमछा लेके चलता है, वह कहीं खड़ा हो सकता है, अपने को कह सकता है कि हम बराबरी के। बाप रे बाप। शिक्षा, सिर्फ शिक्षा खत्म कर देने से सरकार ने पूरे समाज को कितना बदल दिया। और शिक्षित लोग उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि जो शिक्षित होगा, जो एलिजिबल होगा, वो नौकरी मांगेगा। वही के कह सकता है कि अब हमने पढ़ाई लिखाई कर ली, अब मैं समाज में प्रोडक्टिव होने के लिए तैयार हूँ, प्रोडक्टिव लेबर देने के लिए तैयार हूँ, और अब आप हमारा इस्तेमाल कीजिए। बदले में हमारी भी जीवन बदले, हमारे आसपास का जीवन बदले और देश भी बदले। ऐसे युवा से डरती है सरकार, तो अब शिक्षा नहीं देगी। आपको पता है ना कितने स्कूल बंद हो रहे हैं सरकारी? हाँ, 90,000 के आसपास, अलग अलग जिलों राज्यों में मिला। ये कितना सामने का एजेंडा है। शिक्षा छीन लो, ड्रिल दे दो, सस्ता डेटा दे दो और 5 किलो आटा दे दो। आटा डेटा मिला करके जीवन कट जा रहा है। ये एक सांस्कृतिक परिवर्तन है। मतलब मैं इसको राजनीतिक परिवर्तन से ज्यादा
होता क्या है कि संस्कृति एक ऐसा टूल है जिससे विद्रोह के बीज भी पनपते हैं। जैसे जब मैं गमछा कह रहा हूं तो एक संस्कृति है और उस सांस्कृतिक पावर से ही राजनीति को बिल्ड कर रहा है। लेकिन दूसरी जो पार्टियां हैं, दूसरे जो लोग हैं, वह सांस्कृतिक पावर बिल्ड नहीं कर पा रहे, वह सांस्कृतिक गौरव नहीं बिल्ड कर पा रहे। जैसे मैं एक शब्द में पूछूं इस देश के लोगों से कि पिछले जो नई सरकार हमारी लगातार कायम है, उस सरकार ने रोजगार के स्तर पर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इतने कम रोजगार गढ़े हैं कि उसको बकायदा प्रचार करना पड़ता है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ से सौंपते हुए बड़ी स्क्रीन पर तस्वीर खिंचानी पड़ती है। यानी वो इतना झूठी चीज है, इतना झूठा रोजगार है और इतना कमतर और मामूली है। दूसरा कि सांस्कृतिक लेवल पर एक अपराध बोध लोगों में और इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बढ़ाया गया। जैसे इस देश में सरकारी नौकरी करने वालों के खिलाफ, जिनकी लाइफ थोड़ी क्वालिटी लाइफ है, उनके खिलाफ एक प्रक्रिया में अपनी जीवन की दुर्दशा से इस मानसिकता में लाया गया कि अगर हमारी एक आंख फूटती है तो फूट जाए, लेकिन सामने वालों की दोनों आंखें फूट जाए। वो मानसिकता क्या है कि सरकारी आदमी, सरकारीकरण, सरकारी व्यवस्था के खिलाफ एक नफरत पैदा की गई। उनके खिलाफ मीडिया को, लोगों को, पार्टियों को, बहसबाजों को, विमर्शकारियों को, सबको तैयार किया गया पिछले 3-4 दशकों में। और अब हमारे आंखों के सामने है कि प्राइवेटाइजेशन कितना लाभदायी है। बीएसएनएल को पहले कलंकित किया और ये किया गया। तो इस तरह से ये सब कुछ तभी हो सकता था जब सांस्कृतिक रूप से आप लोगों को डिवाइड कर दें। इसके लिए राजनीतिक रूप से डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। यह सबसे बड़ा हथियार था। और समाज बंटता है संस्कृति से। सांस्कृतिक रूप से जब आप बांट देते हैं, जाति में, धर्म में, ऊंच में, नीच में, यह सिलसिला और बढ़ा है। जैसे जब इस देश में मोहल्ले बसने शुरू हुए, जब महानगर बनने शुरू हुए, वह 80 का दशक था। दिल्ली बसनी शुरू हुई, जहां गरीब लोग आए और दिल्ली के तमाम अवैध कॉलोनियों में खरीदने लगे घर। तब जाति उस रूप में इतनी नहीं देखी गई, थोड़ा रहा, मतलब ऐसा भी नहीं कि नहीं था, लेकिन गरीब जो जातियों में जो सबके लिए परित्यक्त हैं, खासकर दलित, उनको छोड़ दीजिए तो बाकी सभी जातियों के लोगों ने अपनी जाति छुपा के या जाति बता के हर जगहों पर मकान लिए। लेकिन अपार्टमेंट के सिस्टम में जब आप जाएंगी तो अपार्टमेंट के सिस्टम में, जिसको कि लोकतंत्र बढ़ाना था, जिसको कि जनवाद बढ़ाना था, जिसको कि इस देश में डेमोक्रेसी और जातीय भिन्नताएं और जातीय विद्वेष को कम करना था, अपार्टमेंट ने उसको और हाइट पर ला दिया। जब हम पार्कों में बहस करते हैं, पार्कों में बात करते हैं, तो कई बार लोग हिंदू हिंदू करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं, जरा हिंदुओं में ऊपर की 3-4 जातियों को छोड़कर बताओ कि यहां कौन खड़ा है। तो सिंगल आदमी नहीं मिलता है, लेकिन मोहल्लों में आज भी मिल सकता है। यानी 80 के दशक में जो भारत बन रहा था, बाजार की जरूरत के लिए ही सही, वो एक डेमोक्रेटिक भारत बन, समग्र था। वही भारत है जब हम लोग छोटे थे बहुत, हालांकि मैं तो 90 के बाद बड़ा हुआ, लेकिन वही भारत था जहां की जिसके घर, मतलब मुझे बचपन का याद है कि जैसे हमारे घर, मान लीजिए कि आग जलाना कि हमारे यहाँ सुविधा थी, और तब हमारे यहाँ चूल्हे थे घरों में, जब मैं छोटा था, गैस नहीं था। तो बगल के कुछ घर ऐसे थे जो सवर्ण जातियों के ही थे, जिनके यहाँ माचिस की भी सुविधा नहीं थी, और वो हमारे यहाँ माचिस मांगने आता था या आग ले जाने आता था। ये बहुत पुरानी कहानियां नहीं है, लेकिन उसका बच्चा मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उसी यूनिवर्सिटी में वो भी बालक पढ़ा। यह ताकत थी 1980 से 2000 के बीच के बनते नए भारत की। लेकिन वो भारत जब भर गया तो फिर छंटनी शुरू हुई और फिर वापस भेजा जाने लगा। तो गरीब और दलित, पिछड़ी जातियां, मुसलमान, महिलाएं फिर से वापस है। तो जब ये खाली हो रही तो इनको कोई काम तो दिया जाएगा, वो काम ही दिया जा रहा है इसी रूप। और ये रीलबाजी एक काम है। और दूसरा ये भी हुआ, रीलबाजी में एक और सांस्कृतिक पक्ष है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि रीलबाजी एक सांस्कृतिक विकास है। जैसे क्या हुआ कि समाज में जब हमने, आप इसको कल्चरल प्रोग्रेस कह रहे हैं? हाँ,
मतलब इसको मैं कल्चरल प्रोग्रेस कहता हूं, और कल्चरल प्रोग्रेस में नैतिकता के मानदंड में नहीं कहता हूं, मैं बार बार तकनीकी और बाजार की तरह देखता हूं, क्योंकि हम वो टूल हैं, हम बहुत मामूली और सामान्य लोग हैं, हम कुछ तय ही नहीं करते, हम सिर्फ इस्तेमाल होते हैं। जैसे जिस पॉडकास्ट के सामने हम बैठे थे, आज बाजार को लगा कि इस पॉडकास्ट वाले तरीके की जरूरत है, तो वो ला के हमें दे दिया, और फिर तब हमको यूट्यूब ने कहा कि पॉडकास्ट चलता है। आज से 1980 में भी और 70 में भी रेडियो पर खूब पॉडकास्ट होते थे, और पॉडकास्ट ही जीवन था। तो बीच के हिस्से में पॉडकास्ट अप्रासंगिक हो गया, रेडियो वाहियात चीज हो गई, किसी के पास टाइम ही नहीं था। अब फिर कैसे आ गया साहब? तो वो जब जरूरत होती है तकनीक की तो आता है। मैं जो कह रहा था प्रोग्रेस की तरह, देखिए इसको सांस्कृतिक प्रोग्रेस की तरह देखता हूं। एक समय जब संयुक्त परिवार थे, देहाती जीवन था, कमाई कम थी, खर्च के लिए एक दो लोग कमाते थे या पूरा परिवार के मर्द कमाते थे और बाकी परिवार चलता था। फिर नौकरियां मिलनी शुरू हुई, फिर लोग शहरों की तरफ आए, तो उसमें से फिर भी पति कमाता था, लेकिन वो घर के लोगों को खर्चे देता था। तब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदलती ही नहीं थी, उसके भी लड़के वैसे ही रहते थे जैसे बाकी भाइयों के बच्चे होते। ये एक संयुक्त परिवार का सिस्टम पूरे भारत का तो नहीं, लेकिन उत्तर भारत में तो था ही, वहां भी होगा, हो सकता है। फिर जब धीरे धीरे आदमी मजबूत हुआ, बीवियों को लगा कि मेरा पति कमाता है, पतियों को भी लगा कि मैं कमाता हूं, फिर भी मेरे बच्चे वही टॉफी लेमन चूस के बिना तड़प रहे हैं और इधर उधर फकीर की तरह घूम रहे हैं। तो फिर वो धीरे धीरे, और शहरों में मालिकों को, या मतलब जो शहरी अधिकारी थे, उनको लगता था कि भाई यहाँ रहेगा बाल बच्चों समेत तो घर कम जाएगा, छुट्टियां कम लेगा। तो उस प्रक्रिया में रेलवे के क्वार्टर बने, दूसरी चीजें बनी, और फिर धीरे धीरे लोग बसावट में आ गए, शिक्षकों, सेवक क्लास, सेवक क्लास, सर्विस क्लास। यहीं से सभ्यता का, हमारे यहाँ भारतीय शहरीकरण का जन्म होता है, यही शहरीकरण है। फिर शहरीकरण को लगा कि भाई टीवी आई, मनोरंजन तक की हमारी यात्रा का टीवी जब आई, आप याद करिए कि दहेज की टीवियों पर भी बहुओं का अधिकार नहीं होता था, वो बाहर दालान में लगता था और भैया चाचा मामा बैठ के देखते थे। फिर जब किसी दिन संतोषी माँ और रामायण का कार्यक्रम होता था, तब पर्दा हटता था और दरवाजा खुलता था और महिलाएं लाइन लगा के एक तरफ घूंघट आधा और जहां जैसा चलन था बैठती थी। फिर इससे भी ऊब हुआ, क्योंकि बाजार थोड़ा और मजबूत हुआ, और बहुएं जो टीवी लाने लगी, उस पर धीरे धीरे उनका अधिकार हुआ, परिवार विखंडित हुए एक प्रक्रिया में। वो परिवार का मैं विखंडन नहीं मांगता हूं, मैं मानता हूं कि तकनीकी सुविधाओं ने परिवार को अपनी जरूरत से विखंडित किया। इसमें कोई अच्छा और बुरा नहीं हुआ कि बहुएं बदल गई और सास बदल गई, ये सब तकनीक की जरूरत है। फिर बदलता है, जब ये हो जाता है भारतीय समाज में, ये भी दशक भर चलता है। फिर धीरे धीरे औरतें शहरों में शिफ्ट होती हैं, बाल बच्चे शिफ्ट होते हैं, फिर कमाने वाला भाई बदल जाता है, फिर गांव में बैठा हृदय वाला भाई कहता है तुम बदल गए, तुम अपने को देखते हो। और फिर ये धीरे धीरे 10 साल, मतलब आप मानिए कि 1990 से लेकर 2000 के बीच यह एक शिकायत का सिलसिला रहता है कि तुम हमें नहीं पूछते हो, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। फिर वो समय भी खत्म हो जाता है। और बाप दादा का घर भी मैं संभालता हूँ, ये सब भी बातें, खेती में हाँ, सारे रिश्ते नाते। फिर वो भी अपने बच्चों को यहाँ वहाँ भेज के पढ़ाने लिखाने लगा। फिर एक तरफ से धीरे धीरे देहात वितृष्णा के केंद्र हो गए, और जो देहात कभी शहरों को डील करते थे, अब शहरी आदर्श देहातों को डील करने लगे, और देहातों में रहने वाला आदमी लगभग उज्बक होता था। और जब शहर के लोग अपने बच्चों को लेके टिम टाम चॉकलेट पॉकलेट के साथ, क्रीम पाउडर वाली पत्नियों के साथ पहुंचते थे, तो उनकी जो गांव देहात की पत्नियां हैं वो अपने को खराब मानती थी, इंफीरियर भी। हमारे समाज में अच्छा कपड़ा पहनना और गोरा होना एक बहुत पुरानी कुंठा है, जो अभी सतत चली आ रही है। मुझे लगता है ये अनवरत चलेगी या पता नहीं कब तक चलेगी, है लेकिन आज भी है। तो उन सब चिंताओं की वजह से बदला। तो वो टीवी जो कि चाचा का था, दादा का था, वो बदल के उस औरत का हुआ, ठीक है। फिर वो औरत और बदली और बड़े ड्राइंग रूम की टीवी हुई। फिर सीरियल्स आए। सीरियल्स ने सबसे, मतलब अगर आप नकारात्मक शब्द में कहें तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन औरतों के जीवन में किया कि जो टीवी सीरियल्स ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताई, और वो बताई कि चाचा मामा ताऊ सब बेईमान होते हैं, बहुएं फलाना ढमकाना, फुआ फूफी मौसी जो भी होती हैं महिलाएं, ये सब बेकार होती हैं। कुल ले दे के तुम्हारा पति और तुम और एक आध बाहर की कोई सहेलियां, किसी सीरियल में आप देख लीजिए, वही लोग ठीक हैं, बाकी पारिवारिक दायरे के लोग बहुत खराब विलन होते हैं। अच्छा, इसकी औरतों में प्रस्थापना अंदर आसानी से घुस गई, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में भी एक हद तक छोटी मोटे वारदातों में ये चीजें मौजूद थी। औरतों के शोषण, सास बहू का मसला तो था ही, लेकिन
इसको चरम बना देना, मतलब इस कॉम्प्लेक्स को सुपीरियरिटी में बदल देना, मतलब बेटर को बेस्ट में कर देने का जो कलाकारी थी वो इन सीरियल्स को आई। और इन सीरियल्स ने भारतीय समाज में जो लगाव था, जो रागात्मकता थी, वो एकदम विखंडित कर दी। अब दूसरा भी एक पक्ष है इसके साथ कि क्या ये सिर्फ तकनीक की जरूरत थी, इसको क्या समाज नहीं कर सकता? तो ये समाज सिर्फ तब कर सकता था कि जो लोग इसको फोर्सफुली ला रहे थे, शहरीकरण को ला रहे थे, जो लोग टीवी को, संस्कृति को, दूसरी चीजों को ला रहे थे, बालाजी, हाँ बालाजी को ला रहे थे, वही लोग भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए काम अगर करते जमीन पर, तब ये देश ऐसा नहीं होता। सही, बिल्कुल सही। जैसे क्या हुआ है कि फिर मैं बीच में छूट जाएगा, फिर ये टीवी यहां तक आई, रील तक कैसे पहुंचा, फिर टीवी ड्राइंग रूम में आई, फिर सास बहू आई। जब सब हट गए, जब सास बहू भी चली गई, अब आप समझिए जैसे विदेशों में भारत की महिलाएं और भारत के ससुर और सास सिर्फ बच्चा पैदा कराने जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही अब दिल्ली में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ से सास ससुर सिर्फ बच्चा पैदा कराने आते हैं, अब दिल्ली में भी। अच्छा जी। हाँ हाँ, भरपूर है। सुनने वाले इस बात से मुझे नहीं लगता कि इनकार करेंगे। मतलब एक तरह का वो ऑपरेटर्स हो गई हैं 6 महीने साल भर की। आपको अपार्टमेंट्स में बुजुर्ग लोग नहीं दिखाई देंगे, वो सिर्फ माँ बाप हैं। लेकिन दरअसल उन्हीं माँ बाप ने ये बताया है सीरियल देख देख के, जो अब बुजुर्ग हुए हैं, कि बाकी सब विलेन होते हैं। 15-20 साल में यही 20 साल बुजुर्ग हो गए वो थे। यही बुजुर्ग है, तो इसलिए अब वो भुगतना ही भुगतना है। अब सवाल ये है कि प्राइवेसी जब टीवी हुई, टीवी के बाद जब तकनीकी आई, तो प्राइवेसी का लेवल और बढ़ गया। तो मोबाइल जब आ गया, तो मोबाइल में टीवी का वह सीरियल देखने में मजा नहीं है। फिर आपने इन चीजों पर किया, फिर तकनीकी आई, तो हर आदमी में कुछ ना कुछ क्षमता है। जैसे हमारे अंदर 10 क्षमताएं हैं, मैं नाच भी सकता हूँ, गा भी सकता हूँ, तैर भी सकता हूँ, पता नहीं क्या क्या कर सकता हूँ। ऐसी बातें नहीं होती हैं जो छोटी छोटी, मतलब अजल गगरी छलकत जाए टाइप, हर आदमी में होता है। ऐसे ही रील बनाने की क्षमता और गाना गाने की क्षमता, भारत में हर आदमी को डांस करने की कुंठा है। जैसे चाहता है दिल से डांस करना है, और कोई डांस करने नहीं देता है। कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर, कोई सभ्यता असभ्यता के नाम, तो सारी कुंठाएं निकालने की एक जगह बन गई रील। उसमें कुछ हो गए सफल, कुछ हो गए असफल। तो यह जो प्राइवेसी के नाम पर नार्सिज्म है, मतलब और ज्यादा आत्म की तरफ बढ़ जाना है। मतलब आप सोचिए कि मुझे नहीं लगता कोई पाठक इस बात से इनकार करेगा, हालांकि बात आती भी रहती है, कि इस लेवल का अकेलापन इस रील और मोबाइल ने क्रिएट किया है कि पति अलग होता है, पत्नी अलग होती है, बच्चा अलग होता है, तीनों की तीन दुनिया एक कमरे के भीतर होती है। यानी जो प्राइवेसी 1980 के दशक से शुरू हुई, सास ससुर और देवर भौजाई और चाचा मामा से अलग होने की, वो इस लेवल पर आ गई कि एक कमरे के 3 हिस्से हैं और वह अदृश्य जगहों में तीनों लगे पड़े हैं, और तीनों को एक दूसरे से मतलब नहीं। और अगर तीनों ने एक दूसरे को टोका तो तीनों मानते हैं कि हमें डिस्टर्ब किया गया। ये सब कुछ इस सिस्टम ने हमें क्रिएट किया है। संवाद ही खत्म हो गया परिवारों के हाँ। अंदर। बच्चा क्या कर रहा है, और ये नौजवान बच्चा है, बेटी या बेटा, वो कहाँ मतलब कहाँ इंटरेक्शन कर रहा है उसका नहीं पता। तो उसकी प्राइवेसी का हिस्सा है। अब लीजिए, अब क्या कर सकती हैं, वो कह देगा कि ये हमारी प्राइवेसी है। यह अतार्किक प्राइवेसी है, इसका सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत में तकनीक ऐसी अब तक नहीं आई है जो कहे कि 8 बरस के बच्चे के लिए अलग वीडियो चलेगा और 90 बरस के बूढ़े के लिए अलग वीडियो चलेगा। सब एक चीज सब एक चीज देखते हैं। और ये इसलिए बहुत जरूरी है कि जब घटना घट जाती है, हाँ। तब हमें पता चलता है। अभी थोड़े दिन 8-10 साल पहले बच्चे कोई गेम खेलते खेलते अपनी जान ले रहे थे, बिल्कुल। है ना, वो हुआ, तब हमें पता चला और तब हमें जागरूक हुए कि भाई कुछ इस तरह के गेम्स आ गए हैं। लेकिन अभी भी बच्चे अचानक आत्महत्या कर ले रहे हैं। अभी बिहार से एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार का इकलौता बच्चा, उसने आत्महत्या कर ली। तो पता चला कि ये क्या है, समझ में नहीं आता है कि वो कौन से इन्फ्लुएंसेस थे। परिवार भी अच्छा, पढ़ाई में भी अच्छा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं जीवन में, और बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो ये समझ में नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं रील के जरिए और मोबाइल के जरिए। मतलब अकेलापन एक ऐसी चीज है ना, जो आपको, जैसे नशाखोरी होती है, जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, हम लोगों ने स्टोरीज की हैं, मतलब मैंने खुद की हैं, तो ड्रग एडिक्ट्स हैं। तो ड्रग एडिक्ट उस चरम पर जाता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता कि उसके बाद क्या होगा। फिर वो एक ट्रांस में जाता है, जैसे जुआबाजी होती है। ये जो सड़क पर जुआ खिलाने वाले लोग हैं, जो पत्ता फेंकते हैं, उनकी एक खास टेक्निक होती है कि सामने खड़ा जो व्यक्ति है,
अगर एक बार उसने पैसा डाल दिया तो उस जिसको बाई कहते हैं, बाई का रोग या वो क्या कहते हैं उसको, हिस्टीरिया टाइप, उसको इस हालत में ला देते हैं वो जुआबाज 5-6 कि वो उससे बाहर नहीं जाता और जब तक कि सब कुछ अपना बर्बाद न कर दे और वहां से रो के वापस न चले। ठीक यही स्थिति अकेलेपन में ये होती है। अच्छा, उसमें क्या है कि इसको होना ही होना है। अगर वह तकनीक आई है बाजार में तो तकनीक को इससे मतलब नहीं है कि आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, रोकना तो आपको है। अब आप देखिए कि जब अलगाव कर देगा, जैसे अगर सुबह 7 बजे से ड्यूटी शुरू हो जाएगी और रात को 9 बजे इंसान वापस आएगा तो वह जाहिर तौर पर अपने परिवार का कैसे हो पाएगा। अगर ऑफिस में जन्मदिन मनाया गया, ऑफिस में ही दुख और सुख की बातें हो गई, ऑफिस में ही चाय कॉफी हो गई, ऑफिस में ही शराब पीने वालों ने पार्टी मना ली, तो फिर घर के लिए क्या बचा, क्योंकि वक्त तो मिला नहीं। और सच तो महानगरों का यही है, चाहे दिल्ली हो या दौलताबाद हो, सभी शहरों का सच यही है। तो जब आनंद का जीवन परिवार के साथ नहीं है तो फिर अकेलेपन में परिवार कैसे साथ होगा। अगर आनंद में नहीं है आप, और सब रिचुअल है, जैसे ऑफिस का पूरा जो इकोसिस्टम है, वो ऑफिस के इकोसिस्टम ने आपको सभी तरह के आनंद दिए, मतलब हर्ष, उदासी, उल्लास, सब कुछ दिया है किसी का। अब घर में क्या है, एक बीबी है और एक बच्चा है। मियाँ बीवी के रिश्ते जैसे जो आप, बीवी भी अपने ऑफिस में है, ऑफिस में है। अगर नहीं है तो मियाँ बीवी के रिश्ते, जैसे आपने जब बात की उसमें कहा औरतें जो शादियां या दूसरी चीजें कर रही हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते में प्रेम घटता जाता है। और यह कोई अलौकिक बात नहीं है, ये कोई अप्रतिम बात नहीं है, ये सिस्टम की तरह हिस्सा है। क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता एक परिवार चलाने की बुनियादी रिश्ता है जिसमें संपत्ति संबंध होते हैं। जब संपत्ति संबंध होता तो बीवी की चिंता ये होती है कि फला घर खरीद लिया है, उसका किस्त नहीं गया है। उसकी चिंता ये होती है परिवार चलाने के लिए, बच्चे के एडमिशन यहाँ हो गया, ट्यूशन नहीं लगा है। उसकी चिंता ये होती है फर्श अभी पीला है, इसको नीला नहीं किया गया है, उसको मायके जाना है, यानी वो लोड लेके आती है। अगर वो कमासुत है, मतलब कमाई वाली है, तो वो अपने लोड लेके आती है। तो मियाँ बीवी के रिश्ते में जो राहत जैसी चीज है वो पहले फिर भी होती थी, क्योंकि पहले थोड़ा वक्त होता था। जैसे प्रेम क्या मांगता है, दुनिया में किसी से भी प्रेम क्या मांगता है, सिर्फ समय मांगता है। जब एक मर्द शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, जब वो प्रेम में जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहत में जाता है। स्त्री जाए या पुरुष जाए, दोनों में से कोई जाता है। ऐसा नहीं कि वो प्रेमी कोई इंद्र देवता होता है, सब सामान्य शरीर, वही लक्षण, वही, यहां तक कि प्रेमिकाएं भी 2-4 मुलाकातों के बाद प्रेमियों से कह देती हैं तुम भी वैसे ही हो। ये सब आम बात है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो सिर्फ राहत है। राहत क्या है, आपने राहत उसकी जिंदगी से छीन ली तो राहत कहीं ना कहीं तलाशी। अजय, राहत की बात आपने की, प्रेम संबंधों में चाहे पत्नी का हो, चाहे लिव इन का हो, चाहे आजकल एक वफा का जो सवाल है वो बहुत अजीब रंग ले चुका है। ओपन रिलेशनशिप्स होते हैं, पत्नी घर में बैठी है लेकिन दफ्तर में या बाहर संबंध है, या पति घर में है संबंध बाहर है। क्या वफा एक ऐसी वैल्यू है जिसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं बची मर्द औरत के रिश्ते में? ये कभी नहीं बची थी, ये कभी थी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। मतलब मेरे एक मित्र हैं जिनकी पत्नी ने शादी कर ली दूसरी, तो उनको उनके जानने वाले घर वालों ने कहा तुम अपनी पत्नी पर वो नहीं कर पाए, क्या कहते हैं, निगाह नहीं रख पाए या काबू नहीं कर पाए या नियंत्रित, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर। तो उन्होंने एक कमाल की बात कही और बहुत ही अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई अगर चाहेगा कि हम ये करें तो उसके कंट्रोल का कोई सिस्टम बता दो। कोई सिस्टम नहीं होता है इसका, ये कभी नहीं था, कभी कंट्रोल, ये वफा जैसी कोई चीज होती नहीं है। मतलब आप साथ हैं, साथ रह रहे हैं, ये वफा का प्रश्न तब उठता है जब सामने वाला बदनाम हो जाता है, उससे पहले तो वफा ही है। बात खुल जाए तो बस गैर वफा है ना। तो इस समाज में न खुले इसकी 100 कोशिशें की जाती है, रिश्ते न खुले। और वफा की मांग बुनियादी तौर पर पहले मर्दों की थी, ठीक, फिर औरतों की हुई, अब दोनों की हो गई है। और जब समाज सबसे ज्यादा गैर वफादार है, उस पूरे सिस्टम में ही नहीं है। अब जैसे इन बाबाओं के जिनका हमने शुरू में जिक्र किया
ये बाबा लाखों लोगों में सुने जाते हैं और ग्राह्य होते हैं, क्योंकि जब वो कहते हैं 25 साल की लड़की पवित्र नहीं रहती या फला होती है, तो वो सुनते हैं क्योंकि वो अपने ऑफिस में यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं और लड़की भी ये देख रही होती है। तो यही तो वफा है, ये वफा की ही तो बात कर रहा है बाबा। हमारा कहना है ये कोई बहस ही नहीं है। दूसरा, ये चीजें और बढ़ेंगी जैसे जैसे मर्द की तरह औरतें होंगी, यानी रोजगार में जाएंगी, समाज में जाएंगी, स्वावलंबी बनेंगी, दुनिया तो देखेंगी। हाँ, दुनिया देखेंगी, तो जो जो मर्दों के लक्षण हैं वो सारे लक्षण एडॉप्ट करेंगी। वो जैसे इस देश में ब्राह्मणवाद खत्म करने वाली सभी जातियों ने पहले ब्राह्मण होना स्वीकार किया, उसके बाद ब्राह्मणवाद खत्म हुआ। असल में कुछ खत्म नहीं हुआ, सब वो उसी तेवर में नए ब्राह्मणवादी आ गए। नए ब्राह्मण। इसी तरह ये औरतें नया मर्द बन जाएंगी। और इसमें फिर मैं कहता हूं, मैं पाप पुण्य की तरह कुछ भी नहीं देखता हूं, ये बराबरी की तरह देखता हूं। प्रक्रिया है भाई। तुम अगर टेंशन में सिगरेट पीते हो, तुम अगर ज्यादा तनाव में शराब पीते हो, अगर तुम दोस्तों के बीच जाके लमलेट होकर और शराब सिगरेट पीते हुए लौट जाना चाहते हो अपनी बीवी की शिकायत पर या प्रेमिका की शिकायत पर या बॉस को गाली देना चाहते हो, तो जिस कर्म को तुम कर रहे हो वही कर्म औरत भी कर रही है। मतलब वही नौकरी, वही तनाव, वही मुश्किल, वही पति का दबाव, वही बच्चों का मुश्किल, तो वो भी ऐसी स्पेस तो खोजेगी। अब तुम वहां कह दो कि नहीं वो अनैतिक हो गई और मैं नैतिक हो गया, ये एक बहुत सुपरफिशियल बहस है जो सिर्फ मर्दवादी बहस है। एग्जैक्टली मैं इसी पर आ रही थी कि ये बहुत मर्दवादी है। जब ये कोई बाबा ये कहे कि ये औरतें मुंह मारी, मुंह तो किसी मर्द के ही साथ मार रही कोई दीवार पे तो गया नहीं था, हाँ। कोई लकड़ी से तो था नहीं साथ में। हाँ, फिर तो ये मर्द जैसी महिलाएं बनती जा रही हैं, ये इसका रोना है। बेसिक यही है। वो कहते भी हैं, वो कहते भी हैं बाबा, सारे समाज चिंतक भी यही कहते हैं। तो मैं एक बात कहता हूँ, ये मेरे पार्कों में भी लोग कहते हैं। मैं पार्कों से इसलिए कहता हूँ क्योंकि पार्कों में मैं बहुत घूमता हूँ, समाज का आईना है वो। हाँ, तो वहाँ लोग हैं तरह तरह के। जैसे वो कहते हैं कि भाई बच्चे शादियां नहीं कर रहे हैं, आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हाँ। लड़के शादियां नहीं कर रहे हैं, लिव इन में रह जाते हैं, फिर 2-4 साल बाद अलग हो जाते हैं। लड़कियां बड़ी संख्या में शादी करने को तैयार नहीं। तो मैं इसको इस रूप में समझता हूं कि हमने पिछले कुछ दशकों में लड़कियों को लड़का बनाया है। हम कहते भी हैं हमारा बेटा है, कई लोग कहते नहीं हमारा बेटा है। हाँ। उसी को उसी तरह पाला, जैसे बर्तन मांजने के लिए नहीं रखा, झाड़ू पोछा नहीं कराया, खाना पकौड़ी चकौड़ी नहीं बनवाया, ये सिलाई बुनाई नहीं कराया, और उनका हमने बेटे की तरह इसको पाला है। उसको IIT कराया, फला कराया, MBA कराया, BTech कराया और उसको नौकरी दिलाई। अब उसकी करनी है शादी। उधर बेटे को आपने बेटी बनाया नहीं, आपने बेटी को बना दिया बेटा, यानी जो इकोसिस्टम था उसको कर दिया आपने ध्वस्त। और इधर बेटे को बेटा ही रहने, स्किल्स नहीं दी जो लड़कियों की थी, वो भी नहीं दी, या फिर थोड़ी सिखा देते कि नम्रता रखो। तो हुआ ये कि बेटा बेटी बन गई बेटा और बेटा रहा बेटा, तो दो बेटे आपस में टकरा गए। जी हम न खाना तुम बनाओ तो मैं क्यों बनाऊं। अब उसमें क्या हुआ कि फिर सुविधाएं भी आ गई, फिर भी औरतों के अंदर जो मर्द को संभालने का सलीका होता है यह पीढ़ियों में बदला है, पीढ़ियों से सीखा गया है। आपने उसको घमंड की तरह आरोपित कर दिया, उससे स्त्री का विकास नहीं हुआ, उससे स्त्री आगे नहीं गई, वो सक्षम नहीं बनी, वह सिर्फ मर्द बनी है। और आप सदियों से औरतें या विमर्शकारी ये मानते हैं कि औरतों का मर्द बन जाना कोई इलाज नहीं है। औरतें औरत रहें, मर्द मर्द रहें, लेकिन एक सम्मानजनक जीवन रहे। हाँ। अब दलित ब्राह्मण पंडित जी बन जाए, इससे क्या समाज बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। तो उसी तरह ये है, हुआ नहीं, इसलिए शादी नहीं। शादी को लेकर खौफ है, खौफ इतना तगड़ा हो गया है समाज में कि बॉन्डिंग नहीं बन रही। मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ, इस पर आप लंबी बात करिए। सिर्फ ये कि अभी तक तो ये था कि सास ससुर नंद देवर, अब ये कोई नहीं है, कोई विलन नहीं है, कोई विलन नहीं है। अब सिर्फ मियाँ बीवी हैं और फिर भी निभ नहीं रही है, और एक दूसरे से डरे हुए हैं। लड़कियां लड़कों से डरी हुई हैं, लड़के लड़कियों से डरे हुए हैं। पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे के विरोध में बातें कर रहा है। तो जब सास ससुर सब नंद वो अच्छा, अब ज्यादातर एक ही बच्चा होता है, तो वैसे ही कोई देवर नंद नहीं होता है। मेरे पूरे दोस्तों में और खुद मेरे घर में एक एक बच्चा है, तो कोई नंद वंद तो होना नहीं है। ठीक है, कोई देवर नंद नहीं है। माँ बाप नहीं, माँ बाप के पास अपना अलग मकान है और उन्होंने बच्चे के लिए अलग मकान कर दिया। ऐसे में भी रिश्ता निभ नहीं रहा है। क्या हुआ है ह्यूमन रिलेशनशिप्स में? भाई सेक्स करने के लिए, साथ आने के लिए एक सेफ सेक्स करने की जगह शादी है, ठीक है। इसके बियॉन्ड क्या है?
इसके बियॉन्ड कुछ है? नहीं। तो जो लोग ये सोचते हैं हम बच्चा नहीं पैदा करेंगे, वो कहते हैं हम शादी क्यों करें, लिव इन में जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है शहरों में। देखिए, ये तो पुरानी मान्यता के हिसाब से शादी है ना। जी। युवाओं ने तो खोज निकाला है कि सेफ सेक्स का रिश्ता शादी से कोई लेना देना ही नहीं है, उसका तो लेना देना गर्भनिरोधक से है। इसलिए उन्होंने नई रास्ते निकाल लिए, इसी से वो उनको ऐतराज है, उनको ऐतराज इसी सीमा से है, उसका खोज उन्होंने निकाल लिया है। यहाँ तो मियाँ बीवी सेफ सेक्स नहीं कर पाए सदियों तक, बच्चे ही बच्चे पैदा होते रहे और उनको ऑपरेशन हुए। भारत में पिछले दिनों एक अध्ययन था कि ज़्यादातर जो कैंसरस महिलाएं हो रही हैं, खासकर गर्भ में कैंसर या ये जो हाँ। वो सब ये गलत ढंग से अबॉर्शन किए हैं। ओह। हाँ, तो मर्द जो पति है वो तो ये हाल है। तो अगर बिना विवाह किए कोई करना चाहता है, यौन संबंध बनाना चाहता है, तो उसके लिए तो गर्भ निरोधक मानता है। इसलिए इसका कोई जमीन नहीं है। इसको समझने के लिए फिर समाज में जाते हैं। एक छोटा उदाहरण। एक बात, सेफ सेक्स से मेरा मतलब ये था कि समाज की नजरों में अविवाहित रहते हुए हाँ। एक दूसरे के संसर्ग में रह पाना, बच्चा वाली, अब तो सभी इतने अक्लमंद हैं, सबको पता है। देखिए, तो ये समाज में क्या है, दो बातें हैं कि अगर कोई अविवाहित यौन संबंध बनाता है, सेक्स के रिश्ते बनाता है, तो वो सुविधाजनक लोग हैं, वो सभी नहीं बना पाते। ऐसा नहीं कि ये गाँव में शुरू हो गया है, ये शहरों में शुरू हुआ है। शहरों में घर दिए गए हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया, उसी जिक्र का फायदा है। भाई, माँ बाप का अलग घर है, बच्चे का अलग घर है। या फिर माँ ही बाप हैं, तो माँ चली गई टहलने और बच्चे ने कहा पढ़ने के लिए फलां जी आएंगी, तो वो जगह स्पेस दिया गया। भावना तो हमारी तब से है जब से आदम और हव्वा है। वो भावना तो हमारे दिल में तभी है, तभी तो इंदिरा जयसिंह ने कहा है, इंदिरा जयसिंह ने कहा है कि आपस में युवा या किशोर यौन संबंध बनाने की जो उम्र है, जिसको सरकार ने कहा है कि अपराध और पाप है, उसको 18 से घटा के 16 कर दिया जाए। और इंदिरा जयसिंह की मांग जो है, यह 14 तक आ जाएगी आने वाले 10 सालों में। असल में तो वही हाल है। 10 वर्षों में तो आप उसको रोक नहीं सकते। इसको स्वाभाविक जितना आप मान लेंगे, उतनी जल्दी मुक्त हो जाएंगे, उतनी जल्दी ये बाबा खत्म हो जाएंगे, उतनी जल्दी ये बहस खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम मानने को तैयार नहीं है। जैसे हमारा जो इकोसिस्टम है, वर्जनाएं कम करनी पड़ेंगी, अपने आप खत्म हो जाएंगी। वो कम करना, हमें ठेका लेने की जरूरत नहीं, लोड लेने की जरूरत। वो जो लड़के आ रहे हैं, मैंने कहा जब आपने टीवी खत्म कर दिया, दुनिया मोबाइल की बना दी, तो टीवी पर तो ये फिल्म आती ही नहीं थी एडल्ट। थोड़ा बहुत चुम्मा उम्मा किस विस का जो घटनाएं होती थी, उसमें भी पापा इधर मम्मी इधर जाते थे। अब तो झंझट ही नहीं है, टेक्निक ने उपलब्ध करा दिया है। अब तो अलग अलग ही देखो तीनों बैठ के। तो जब वो देखेगा तो वो करेगा भी, तो उसको रोकना संभव नहीं। इसलिए तकनीक ने ही हमें सभ्य और असभ्य बनाया है। टीवी देखना परिवार में एक अच्छा काम जैसा लगने हाँ। लगा, क्योंकि कोई टीवी नहीं देखता, टीवी खुलता ही नहीं है। टीवी खुलता नहीं। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, टीवी सामने चलती रहती है, सामने वाला मोबाइल देखता रहता है। जी, और दादाजी अगर टीवी देख रहे हैं तो सबको बुरा लगता है कि ये न्यूज क्यों सुन रहे हैं, वहाँ गाली गलौज हो रहा है, न्यूज में झड़प हो रही है। हाँ, तो उससे अच्छा मारपीट रील हो देखना रही है। उससे अच्छा तो ये देखो, अपने रील पसंद का कुछ बिल्कुल, देखो और शोर ये बंद करो। बिल्कुल। तो ये तकनीकी की सारी व्यवस्था है। जैसे प्रेम की हम बात कर रहे थे, भारतीय समाज में प्रेम का विकास आप देखेंगी तो एक समय में प्रेम की चिट्ठियां लिखी गई। वो हमने नहीं, हमारे दिल की भावना नहीं थी, हमें वो तकनीक उपलब्ध हुए, मतलब वो हालात उपलब्ध हुए, हम स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने लगे। अब गांव में तो किसी को प्रेम पत्र लिखते नहीं, लेकिन गांव में प्रेम तो करते ही थे सभी एक दूसरे से, उसमें रिश्तेदारियों में, आपस में। अब वो तकनीक बनी। अब तकनीक ने कहा नहीं जी, व्हाट्सअप मैसेज होगा, वीडियो कॉल होगा, तो प्रेम उस पर होता है। तो कई लोग नॉस्टैल्जिया में नहीं जाते हैं कि आजकल प्रेम पत्र नहीं लिखे। अरे काहे लिखे प्रेम पत्र? अरे प्रेम पत्र ना सनातन था ना ये सनातन है। ठीक भाई, प्रेम पत्र जब उसकी जरूरत थी, अब लड़की चली गई अपने मोहल्ले, तुम चले गए अपने मोहल्ले, कॉलेज में मुलाकात होगी, गुजरते हुए बाग के किनारे से लड़की गुजरेगी, तो तुम पर्चा ही तो फेंक सकते हो और कर क्या सकते हो? तो यही प्रेम कर सकते। इसी प्रेम को हमने महान कहा। तो मैं इसको महान और अमहान की तरह नहीं देखता, मैं इसको तकनीक और समाज विकास के रूप में देखता हूं कि उस समय वह प्रेम था, इस समय इस प्रेम है। इसी तरह वफाई और बेवफाई देखता हूं। जैसे हमने अपने रिश्तेदारियों में झगड़े होते, परिवारों में या दूर दराज के मित्रों में देखा है कि अगर एक औरत एक मर्द को ठीक से देख रही है, मतलब देख रही है, या मर्द औरत को देख रहा है, और अगर उसकी सास ससुर ननद भौजाई उसके मर्द भसुर किसी ने देख लिया, तो उस पर बवाल चर्चाएं सब हो जाती थी। वो उस समय की बेवफाई का शब्दावली थी।
अब ये बेवफाई की शब्दावली बिस्तर तक आ गई है। देखना वेखना तो कोई बड़ी बात आजकल रही नहीं। तो ये क्या है, ये क्या हमने तय किया? उस समय वह उपलब्ध था, वह संसाधन था, वह सिस्टम था कि भाई औरतें इतनी पर्दे में होती थी कि वो दूसरे के खूबसूरत मर्द को भी नहीं देख पाती थी, सौष्ठववान युवा को भी नहीं देख पाती थी, मर्द भी बमुश्किल से भौजाइयों को देख पाते थे। वो साड़ी में ही अपनी कल्पनाओं और वर्जनाओं में रहते थे। इसलिए आप हिंदी साहित्य के कवियों साहित्यकारों को देख लीजिए, वो उन्हीं में कल्पना करते। फ्रस्ट्रेशन पूरा है वहां पर। हाँ, वही कहे कल्पना सारी। मतलब औरतों को जितना सुंदर, जितना खूबसूरत हिंदी के साहित्य, पता नहीं और तो भाषा को मैं पढ़ा नहीं, बाकी अंग्रेजी थोड़ा, बाकी रसियन साहित्य पढ़ा, तो मुझे नहीं लगता कि इतना खूबसूरत, इतना अप्रतिम, इतना सुंदर, इतनी महान किसी और साहित्यकारों की भाषा में बताया गया होगा जितना। और सिर्फ वजह ये कि दिखती नहीं है, वो तो बताएंगे, वो ढंग से दिखनी भी तो तो चाहिए। कल्पनाओं में ही है वो। हाँ तो फिर, और आज भी यही है। और आज भी आप सोचिए कि आप तो रील की बात कर रही हैं, साहित्य में भी, जिस साहित्य से आप तो काफी हद तक जुड़ी हैं, बहुत ज्यादा, उस साहित्य में भी सारा विमर्श तभी होता है जब वो आपराधिक होता है, अन्यथा हिंदी साहित्य में कुछ है ही नहीं। अरे पिछले दिनों पटना बवाल चल रहा था, मैंने खंगाल के देखा ये पटना बवाल क्या है, तो मेरी समझदारी और पक्की हो गई। मेरी एक मान्यता है, मेरी मान्यता है हिंदी साहित्यकारों के बारे में कि यह सिर्फ और सिर्फ तभी चर्चा में आते हैं जब कोई बिलो द बेल्ट बात करते हैं, अन्यथा यह किसी भी साहित्य की वजह से, अपने लेखन की वजह से चर्चा में आए और इनको लोग पढ़ें, यह लगभग नामुमकिन जैसी बात है। तो इस तरह से समाज विकास मैं मानता हूं, खैर ये मुद्दा अलग है, इसी तरह समाज विकास है, चाहे प्रेम हो, चाहे हिंसा हो, या अलगाव हो, या अब एकाकीपन हो। अब समाज और ज्यादा एकाकीपन में जाएगा। और जिस आत्महत्या का आप जिक्र कर रही थी पटना के राजनेता के बेटे की, ये प्रवृत्ति और बढ़ेगी। मरना भी एक तरह की मुक्ति में शामिल होगा अगर हम नहीं समाज को टोकेंगे, अगर नहीं रोकेंगे और ऐतराज नहीं करेंगे और सामूहिकता का दोबारा विकास नहीं करेंगे, तो यह और ज्यादा फैलेगा। वह मुक्ति की तरह होगा। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी बेरोजगार हो गया, अपनी नौकरी में बेरोजगार होने के बाद वह रोजगार ढूंढ रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो रोज फॉर्म भर रहा है, रोज अप्लाई कर रहा है और रोज देख रहा है, फिर टीवी देख लेता है, फिर घर में बैठ जाता है, लेकिन उसकी दोस्ती मित्रता नहीं है। फिर धीरे धीरे मित्रों ने भी फोन उठाना बंद कर दिया है, उसकी कथा सुननी बंद कर दी है। ये सब पहले के इकोसिस्टम में था। 100 आदमी कथा सुनते, पूरी बात को सामूहिक कर देते। आप बेरोजगार हुई ना अगर, या मैं हुआ, तो पूरा इलाका जान जाएगा फला आदमी बेरोजगार है। हमने इसको इज्जत पे ले लिया, जबकि वो ठीक चीज थी, लेकिन वो ज्यादा भी ठीक नहीं थी, क्योंकि इतना ही ज्यादा प्रचार हो जाता तो बेइज्जती हो जाती। अब इतनी कम जगह है कि कोई जगह ही नहीं जहां वो कह पाए कि मुझे भाई काम नहीं मिल रहा है। तो उस स्थिति में वह मरना ही मुक्ति समझता है, क्योंकि मरने पर पैसे मिलते हैं, मरने पर सहृदयता मिलती है, मरने पर मदद मिलती है। तो इस राह भी लोग बढ़ेंगे आने वाले समय। ये बहुत भयानक है। मुझे ये कई बार ये लगता है कि मरने के आसान तरीके भी आ जाएंगे बहुत मार्केट आ रहे में, हैं। और वो पेनलेस तरीके आ जाएंगे जो ऑप्शन देंगे हाँ, कि आप जी नहीं पा रहे हैं तो आप इसको ट्राई कर लीजिए। ये संभव है। देखिए अकेलापन क्या है, जैसे मान लीजिए कि 14 बरस की उम्र से, जैसे वो तो हम रोकते हैं ना अपनी जरूरत से, 14 बरस से अगर युवा महसूस करने लगा अपने साथ संगत को, दूसरा की पढ़ाई लिखाई बहुत आगे चली गई, जो चीज आप ग्रेजुएशन में पढ़ते थे वह आजकल 7वीं 8वीं में पढ़ा के किनारे हो जाता है, तो करे क्या है आदमी? मतलब उसकी एक सीमा तो है ना। आपको उदाहरण मैंने बताया किस तरह के स्कूल कॉलेज बांटे गए, तो उस बंटवारे के बाद ये चीज बचेगी नहीं, तो और बढ़ेगा। ये तो आप जिनके उदाहरण दे रही हैं मरने मरने के, ये तो बड़े लोग हैं और या फिर तैयारी करने वाले छात्र हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इस देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों से भी ज्यादा युवा आत्महत्या करते हैं, जी, क्योंकि युवा ही सबसे अकेला होता है। युवा का कोई रेंज नहीं होता है, खासकर पढ़ने वाले युवा का, उसका कोई नहीं होता है। माँ बाप भी नहीं होते हैं क्योंकि वो मशीन की तरह उसको देखते हैं, सिर्फ पढ़ाई की तरह देखते हैं। हाँ, पढ़ लो और जल्दी से नौकरी में आ जाओ, कुछ भी कमा करके, के देने लगो, कमा के देने लगो। और ये हो नहीं रहा है। ये हो नहीं रहा है, ये होना भी नहीं है। करोड़पति बनने जैसे ये जो रील वील की भी जो बीमारी हुई है, इसमें क्या हुआ है, लाखों करोड़ों में एक कोई लड़की सफल हो गई है और उसके पीछे लाखों लोग अपना समय बेकार और बर्बाद कर रहे हैं।
मैंने एक पढ़ा कहीं कि वो लड़की कह रही है कि मैंने इतनी देर कोशिश की और मैंने 8 लाख रुपए लगाए उसकी खबर आई थी जी। यूट्यूब के लिए, और मुझे कुछ कामयाबी नहीं मिली, मैं सब ये बंद कर रही हूँ, ये सारा सब झूठ है। तो मैं सोच रही थी 8 लाख रुपए लगाए उस बच्ची ने और कुछ बनना चाहती थी और उसका नहीं बना, तो ये अगर, और ये तो सामने आया हुआ केस है सिर्फ। ये मैडम मैं बताऊं आपको कि ये सिर्फ ये उदाहरण टिप ऑफ आइसबर्ग है। भारतीय समाज में सच बताने का तो कोई साहस ही नहीं करता ना, तो छुपाने का साहस है। असफलता को छुपाने के हमारे यहाँ परंपरागत रिवाज है। आप किस्सा, कई बार हमारे यहाँ कहा जाता है कि लड़का अगर फेल हो गया तो उसको भी कहते हैं कि हमारे बच्चे का कंपार्टमेंट आया है, मजाक में, और इसके नाम पर ही जश्न मना लेते हैं। तो हम तो अपनी असफलताओं को छुपाने में पारंगत हैं। कहाँ कोई स्टार्टअप वाला आके आपको पॉडकास्ट कर रहा है। आपको अंदाजा है कि 90% स्टार्टअप बंद होते हैं, लेकिन कोई स्टार्टअप वाला कैश बर्निंग है वो सब। हाँ, स्टार्टअप वाला दिल खोल के ये नहीं बताता कि हम बर्बाद हो रहे हैं। अब चूंकि स्टार्टअप के मैक्सिमम लोग मध्यवर्गीय परिवारों से आते हैं, तो मध्यवर्गीय परिवारों में एक सुविधा है कि माँ बाप का दिया हुआ इतना रहता है कि एक आध पीढ़ी कट जाती है, इसलिए वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये जो ये परिघटनाएं हैं जिस भी स्तर पर, वो इसी रूप में जा रही हैं कि असफलता को हम पीढ़ी दर पीढ़ी छुपाते हैं, और ये इतना भी नहीं है कि आपको दे पाए। मैं आपको बता रहा हूं पत्रकारिता में कि बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं कि यूट्यूब से कोई कमाई हो जाएगी। वो वही स्थिति है जो बाकी रील वालों की है। अगर कोई पीछे से फीड नहीं है, कोई फंडर नहीं है, तो कुछ एक दो चार लोग आप गिनती के इस देश में न्यूज़ में कह सकते हैं जिनका खर्च चल पाता होगा, अन्यथा किसी का नहीं है। अन्यथा देखिए, जिसके पास आएगा वो सिस्टम खड़ा करेगा। आप एक यूट्यूबर को बता दीजिए जिसने सिस्टम खड़ा किया, किसी ने नहीं खड़ा किया। 2 लोग 3 लोग 4 लोगों के साथ वो लोग काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि पैसा बचा बचा के रखते हैं, सब लग जाता है, लग जाता है, या इतना अच्छा नहीं कमाई होती है जैसे कि पुराने दिनों की कमाई थी, वैसा भी होता है। तो इसलिए एक ये मकड़जाल है डिजिटल। ये भी एक सतर्क रहें, कॉशियस रहें वो लोग जो इसको इतना बड़ा समझते हैं। देखने में ही बड़ा लगता होगा, लेकिन इसमें भी नाकामियां बहुत ज़्यादा हैं, सच में बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जितने बच्चों ने पत्रकारिता की पढ़ाई की वो एब्जॉर्ब तो नहीं हो पाए, तो वो सारे डिजिटल मीडिया की तरफ आ रहे हैं। यहाँ भी वही सिस्टम वाली बात है, कहाँ ले जाएगा। जैसे आप सोचिए कि इतने सारे पत्रकारिता करके लोग आ गए, तो जाएंगे कहाँ बेचारे। तो इसलिए ये आ गया जी कि अब तुम वो बनो, क्या कहते हैं, नया शब्द है मोदी जी कहते हैं बार बार, क्या, खुद का रोजगार क्रिएट करो। हाँ कुछ कहते हैं ना वो, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ, ये करो आप। अब हर युवा इस देश का जो ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता कर रहा है, वो ये लेके घूमता रहता है। उससे पूछ लीजिए उसके दुख दर्द तकलीफ। हम जब पत्रकारिता में आए थे तो पत्रकारिता की पढ़ाई करके आने वाले कम थे, और संस्थान, क्योंकि नया नया एंटरटेनमेंट आया था, नया टीवी आया था, न्यूज़ मीडिया आया था, तो बहुत ज़रूरत थी। अब सैचुरेशन है, अब बहुत कई 100 लोग एक बार एक जगह से निकाले जाते हैं, एक साथ निकाले जाते हैं। तो ये भी कोई बहुत हॉट परस्यूट नहीं है ये पत्रकारिता वाला, आप ध्यान दें इस तरफ। आपने अभी हम बात कर रहे थे प्रेम संबंधों, हाँ, उस पर जाएं वापस। एक तरफ रोमियो स्क्वाड बनाया सरकार ने, बिल्कुल, और कानून लाए कि महिलाएं किसको चुने, किसके साथ जीवन बिताएं, किसके साथ वो अपना शारीरिक सुख हासिल करें, ये स्टेट तय करेगा, राज्य तय करेगा। तो लव जिहाद के कानून आ गए हैं। ऐसे में एक तरफ लिव इन की इजाज़त है, लिव इन में पूरा फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क है, दूसरी तरफ लव जिहाद है। हम समाज के तौर पे कितना कंफ्यूज्ड है कि रोमियो स्क्वाड है, लव जिहाद है, लिव इन में पत्नी का अधिकार है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? क्या इनके बीच में कैसे देखते हैं आप? इन सब के बीच जो एक रिश्ता है, और वो पॉलिटिकल रिश्ता है, मतलब पॉलिटिक्स और तकनीक और समाज विस्तार, समाज विकास अगर देखें तो इन तीनों को आप देखिए। जिस राजनीति के लोग, मतलब जिन लोगों ने ये चीज़ परसू किया, रोमियो स्क्वाड हो, लव जिहाद हो, वो सारे लोग भारतीय संस्कृति के पोषक हैं। वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति क्या है, तो वो है जो घूंघट में रहे और पता नहीं क्या क्या करे। लेकिन उनके अपने बेटे बेटियां जो है पूर्णतः आधुनिक है। इस देश के सभी अपार्टमेंट्स का 90% जो है वह भाजपा का सपोर्टर है,
और उसका इस वक्त में मतलब हमेशा तो नहीं रहेगा, वो तो बदलता है, क्योंकि कहते हैं कि मध्य वर्ग सबसे लिजलिजा होता है, अभी है। और उसका 80% आरएसएस का भी सपोर्टर है। तो ये जो आधुनिकतम ड्रेस पहन के लड़के और लड़कियां निकलते हैं वो इन्हीं परिवारों की है। जो बाकी के गरीब लोगों को बता रहे हैं कि जगह ही नहीं है। मैं सर्वे की गारंटी देता हूं इस देश के, खासकर दिल्ली एनसीआर के किसी भी अपार्टमेंट में कर लें आप, अगर उसमें 80% सवर्ण न हुए और 20% में बाकी सब हैं, और उनमें जो 80% में गैर सवर्ण होंगे, उन्होंने सिंह लगा के अपने को राजपूत घोषित किया होगा, वो होंगे। अन्यथा ज्यादातर सवर्ण हैं और सबके बच्चे आधुनिकतम कपड़ों में घूमते हैं। वो प्रेम करते हैं किसी से। वो आखिर ये सारे बच्चे जो घटनाएं हो रही, जो अखबारों में छप रही, किसके बच्चे हैं? ड्रग एडिक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? क्या झुग्गियों से आ रहे हैं? ये बड़े बड़े पब हाउसों में जो जाते हो, हमारी भी औकात नहीं है। रेव पार्टीज करके रेव लोगों को पार्टी कुचल रहे हैं। मैंने एक दिन पता गाड़ियों किया से। पत्रकारिता के लिए, पता चला 50,000 वन नाइट, वन शाम, नाइट भी नहीं, एक शाम का फी है 50,000। नहीं, ये कम है। बताइए तो, और बताइए, मैं तो गरीबी की बात ही कर रहा, मतलब गरीब टाइप बात हो गई है, तो और ज्यादा होगी। 50,000 जिस देश का 80% भी इतना ही कमा पाता है कि अपने बाल बच्चों को पाल सके, उस देश में आखिर ये 50,000 देने वाले कौन लोग हैं? मैं जिन अपार्टमेंट्स में रहता हूं, जिन दोस्तों मित्रों को जानता हूं, वो चाहे 2 करोड़ 4 करोड़ के अपार्टमेंट, उनकी औकात नहीं है कि अपने बच्चों को एक शाम 50,000 दे सके। तो ये वो लोग तो हैं कुछ जो दे पा रहे हैं, और यही इस देश की सभ्यता को तय करते हैं। इस देश में संस्कृति क्या होगी तय करते हैं। तो ये जो लव जिहाद है, यह जो लव जिहाद है, उसी का फ्रस्ट्रेशन है। जैसे इनके नेता, इनके पूंजीपति, इनके सिस्टम चलाने वाले तो 50,000 में चले गए, इनकी तो औकात थी नहीं, तो ये यहाँ लव जिहाद कर रहे हैं। ठीक है, तो गरीब के व्यवहार को हाँ, नियंत्रित करने का काम है। गरीब के व्यवहार को नियंत्रित करने का यह तरीका है, और उसमें आसानी ये है कि चूंकि मुसलमान सामने है। देखिए क्या संकट हुआ, इस संकट को सांस्कृतिक रूप से समझना होगा। संकट ये हुआ कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो ताकतवर मुसलमान थे शहरों के, उनके बच्चे पढ़ने गए, वो संसाधन वाले मुसलमान हैं, गरीब मुसलमान नहीं पढ़ने जाता। तो जब गया तो दिखने में भी ठीक है, वाइट है वो, बाकी सांवले वाले का बहुत कम चक्कर है, वाइट है ज़्यादातर, दिखने में भी ठीक है, गाड़ी वाड़ी है, बाइक बढ़िया मैचो मैन टाइप है। उस चक्कर में क्या हुआ कि लड़कियां जो हिंदू आकर्षित समाज की हुई, वो आकर्षित हुई। ये मतलब पिछले 30-40 सालों के सिलसिले की कथा है। ये बात जो कट्टरपंथी हिंदुओं के संगठन है, उन्होंने ट्रेस किया, उन्होंने सही भी पाया। ठीक है, दूसरी तरफ मुस्लिम परिवारों की जो लड़कियां गई, बच्चियां, उनमें से कुछ ने बुर्का ढका, कुछ नहीं उस तरह से मिलजुल पाई। तो और उसमें जाति भी बहुत कम है, मतलब उनकी संख्या एक क्लास में 2 हैं, 1 हैं। तो इन्होंने इसको नए विमर्श में तब्दील किया। लव जिहाद शब्द ही यहीं से विमर्श में आया। ये मतलब मैं बताऊं, ये शब्द को मैंने पहली दफा 2001 में जब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था तब सुन लिया था, लव जिहाद। और वो केरल के संदर्भ में बात करते थे, वो कर्नाटक के संदर्भ में बात करते, क्योंकि वहां मुसलमान थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे और ताकतवर हैं उस तरह से। तो वो क्या हुआ कि ये जो है, ये नया विमर्श साबित हुआ। और जब हम लोग यूनिवर्सिटी में इतिहास पर, समाज पर, मौजूदा राजनीति पर बात करते थे, तो एबीवीपी के लोग इन मसलों पर बात करते थे कि जो है वो मियाँ साहब हमारी बेटियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, आप लोग इस पर क्यों नहीं बात करते, हम लोगों से कहते। तो ये विमर्श तबका है, यानी इसका रिश्ता रिएक्शन से भी है, इसका रिश्ता समाज विकास से भी है, इसका रिश्ता पॉलिटिक्स से भी है। लेकिन ये चीज रुकती उकती नहीं है, ये सिर्फ बवाल के लिए है। जैसे गो तस्करी नहीं रुकती है भारत में, बीफ व्यापार नहीं रुकता है भारत में, वो कभी नहीं रुक सकता है, उसी तरह यह नहीं रुक सकता है। बीएसएफ के एक बहुत बड़े अधिकारी का हमने पॉडकास्ट किया, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि भारत ऑफिशियली बांग्लादेश को एक भी गौवंश
सप्लाई नहीं करता है। और बांग्लादेश ऑफिशियली भारत से अपनी बुक्स में करोड़ों का गौवंश हर साल रिसीव करता है। तो यहाँ सप्लाई दिखाई नहीं जा रही, वहाँ रिसीविंग दिखाई जा रही है। तो भारत का गौवंश बांग्लादेश में क्यों जा रहा है, हम सब जानते हैं क्यों जा रहा है। और ये बीएसएफ की जानकारी में जा रहा है, ये देश की जानकारी में जा रहा है। उसके अलावा जो बूचड़ खाने हैं, आपको पता ही है, वो ज़्यादातर जैन और सबरवाल और अपर कास्ट हिंदू चला रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये तो भी वही है, यहाँ पर बीफ वाला मामला भी वही है। मैंने तो स्टोरी की है, मैंने कारवान अच्छा। अंग्रेजी की मैगजीन है, उसके लिए मैंने कवर स्टोरी की और लगभग साल भर में किया, और राजस्थान से लेकर बांग्लादेश तक किया। अरे वाह। तो ये जो कह रहे थे बीएसएफ वाले साहब, वो ठीक कह रहे थे, वो वही स्थिति है। तो मेरा ये कहना है कि क्यों नहीं रुकेगा, उसको मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ। चाहे बीफ व्यापार हो और चाहे वो प्रेम हो, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि यह उत्पादन हो रहा है इसका। रुकती तो वो चीज है ना जो इसका उत्पादन नहीं होता है और जो बाजार नहीं क्रिएट करता है। प्रेम बाजार क्रिएट करता है, बीफ बाजार क्रिएट करता है। उसको खाने से भी पौष्टिकता मिलती है, इसको भोगने से पौष्टिकता मिलती है। इसलिए वो रुकेगा ही नहीं। वो मानव विकास है, सांस्कृतिक विकास है, और सबसे बड़ी बात कि जो लौ जिहाद कर रहे हैं उनके पापा की जरूरत है, और वो जरूरत है मार्केट की जरूरत है। इसलिए दो चार लफंगे आके दो चार डंडे मार दें, दो चार गाली कर दें, दो चार हिंसा कर दें, दो चार बेचारे मारे, गरीब मुसलमानों का घर ढहा दिया, बुलडोजर चला दिया, माँ बाप को मारा, लव जिहाद के आरोप नहीं। ये जो है, इसको और औपचारिक कर रहे हैं। ये सिर्फ ये है, ये चूंकि राजनीति की ताकत है, मतलब इसका लौ जिहाद से लेना देना नहीं है, इसका राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल है। जो आखिरी सत्य है, जो लाखों लोग इस देश के कहते हैं कि अगर बीजेपी मुसलमान नहीं करेगी तो वो खो देगी सब कुछ, इसलिए उसके टेम्परामेंट को बढ़ाती है। जैसे मान लीजिए मंदिर बना दिया, 370 भी बना दिया, 35A भी कर दिया, अब क्या करें? अब क्या करें? इस चुनाव में तो लौ जिहाद भी कर दिया, लौ जिहाद भी कर चुकी है, तभी तो ये चुनाव का SIR कर रही है। ये जो है, इसमें होना जाना बहुत कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि अंदर ही अंदर हिंदू जनों को ये लगता है कि मुसलमानों पर कंट्रोल किया जा रहा है, जबकि सच बात वो है जो कई बार आप कहती हैं, जो मुझसे भी कई बार कह चुकी हैं, कि असल में कंट्रोल हिंदुओं को किया जा रहा है। क्योंकि असल ताकत हिंदू हैं, असल विद्रोही हिंदू हैं, और देश भी तभी बदलेगा जब हिंदू अपना मन बदलेंगे। इसलिए कुछ भी कंट्रोल मुसलमानों को नहीं किया है। मुसलमान सिर्फ अभिशप्त है, पीड़ित है। कंट्रोल करने का जो काम है वो बुनियादी तौर पर वो शोरूम में दिखाया जाता है, मोहरे ये हैं, मोहरा ये है, असल शिकार ये हैं। आप सोचिए, स्टेट का इंक्रोचमेंट ऑफ स्टेट इस कदर बढ़ गया है, और जिसको हम स्वाभाविक तौर पर बिल्कुल सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, उस पर कोई बहस और बात नहीं करते। कि आप कोई शिकायत करते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, इसको आप कुछ भी मानते ही नहीं। इस देश में बड़ी जो कंपनी है, सबसे महंगी कंपनी एप्पल, उसने कहा कि हम आपके डाटा को लीक नहीं करते, तो उसका रेंज किया 1.5 लाख, और हम गरीबों को जो फोन दिया 10-20 हजार 30 हजार का, हमसे खुद ही हमारे आंखों के सामने बंदूक के दम पर क्लिक पर कहते हैं कि आप अपना डाटा देने को तैयार हैं, तब हम आपका ऐप रेलवे का खोलेंगे, पेटीएम खोलेंगे, कोई भी ऐप दुनिया का तभी खोलेंगे जब आप डाटा देने को तैयार हैं। अच्छा, ये हाँ, यही होता है। ये जितने सस्ते फोन हैं, इनका पैसा ही वहीं से आता है। ओह, ये तो पूरी दुनिया सच जानती है। जिन फोनों को हम सस्ते फोन का यूज करते हैं, वो सारे फोन डाटा लेते हैं। एप्पल आपसे कहता है आप देना चाहते हैं दें, नहीं देना चाहते हैं मत दें, आपको काम होता रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐप ही नहीं डाउनलोड होंगे। यानी डेटा सिक्योरिटी पैसे से जुड़ी हुई है, 100 के 100% जुड़ी हुई, और कोई लेना देना नहीं। डेटा से बड़ा पैसा क्या है? हाँ, डेटा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पैसा है। हमारे मन को, हमारे तन को और हमारे इच्छाओं को नियंत्रित करता है वो। हम बहस और विमर्श क्या करेंगे, इसको नियंत्रित करता है। और जो रील से आप सफल होंगे और पढ़ने से असफल होंगे, इसको भी उसने नियंत्रित करके हमारे दिमाग में डाला है। और तभी ये हुआ है कि स्कूल दर स्कूल बंद किए गए, कोई आवाज नहीं उठी। पूरे कॉलेजों को खत्म कर दिया गया, मास्टरों को खत्म कर दिया जा रहा है छटनी कर करके। कोई सवाल नहीं है इस देश में, कोई गार्जियन चूं कसने को तैयार नहीं है। लेकिन
धर्म पर आप बोलेंगे, जाति पर बोलेंगे, ये औरतों पर ज्ञान बघारेंगे, ये सिस्टम ने दिया है। अभी लगातार झुग्गियां तोड़ी जा रही, मुसलमानों से शुरू किया था, जी। अब सबकी तोड़ी जा रही हाँ। हैं और इन लोगों के कागज वगैरह सब खत्म किए जा रहे हैं। तो एक एसआईआर चल रहा है, एक झुग्गी तोड़ करके उनकी शनाख्त को खत्म किया जा रहा है। उनके पास वो बेसिक कागज भी नहीं है। जो लोग 25-25 30 साल से यहाँ रह रहे थे और ज्यादा रह रहे थे, वो सब कहाँ जाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? ऐसे यतीम बनाए जा रहे हैं भारत के लोग। और इनके बच्चे पढ़ रहे थे, स्कूल जा रहे थे, कुछ इनकी अपनी नौकरियां थी, कुछ जिंदगी का एक ढर्रा था। बिल्कुल। अभी कोई समाज उठता ही नहीं है, कोई इनके लिए खड़ा ही नहीं होता है, कोई पार्टी, कोई मजदूर संघ या ये तो तब बोलते ना, ये जैसे जो आप कह रही हैं, ये तो तब बोलते जो अपने लिए बोल पाते। तो पहले इनको अपने लिए बंद किया गया, इसी नियंत्रण की तो बात हम कह रहे हैं। नहीं, पहले इन्होंने मुसलमानों के नहीं, की बर्बादी को सपोर्ट भी किया। वही वो लोग सारे कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया था। हाँ। और उनकी अगर आप प्रोफाइल देखें तो वो सारे के सारे वो लोग हैं जो गमछा, ऑरेंज गमछे से अपने आप को सशक्तिकरण का वो समझ रहे थे कि हमारा हो गया सशक्तिकरण। अब जब उनका तोड़ा जा रहा है वो, और बहुत मतलब तरस आता है कि ये क्या हुआ हमारे गरीबों के साथ। अब देखिए क्या है कि पहले इन्होंने बड़े लोगों को नियंत्रित किया, उनको समझाया कि ये गंदगी के कारण है। जैसे जितनी भी गांव की बस्तियां हैं जिससे दिल्ली चलती है, जैसे दिल्ली की एनसीआर की बात करें तो सारी दिल्ली गांव की बस्तियों से चलती है। मतलब उनके गार्ड, उनके ये काम वाली भाइयां, सहायक जो भी हैं, वो सब गांव से आते हैं। और सबसे दुष्चरित्र भी गांव है। आप सोचिए कि इस देश में करोड़ों करोड़ रुपया हर रोज गायब हो जा रहा है ऑनलाइन, उसको कहीं तलाशा नहीं जा पाया। उसको भी कौन बदनाम किया गया? तो वो झारखंड के आदिवासी जामताड़ा, वो पश्चिम बंगाल मेवात। 3 आपने किसी भी बड़े आदमी का नाम सुना? किसी भी ऐसी फिल्म को बनते हुए देखा जिसमें ये बताया जाए कि ये जो गरीब लोग पैसा वसूल रहे हैं, असल में वो सब अभिशप्त और पीड़ित है, नेक्सस का हिस्सा है? तो उसी तरह इन गरीबों को हटाना है। जैसे मान लीजिए सहायिकाओं की जरूरत खत्म हो गई, अब सहायिकाएं जो हैं धीरे धीरे एक घर नहीं 4 घर में काम करती हैं। दूसरा, फिर मुझे एक ज्ञान पार्क से मिला है, 4 दिन पहले लाल कपड़े में 8-10 लड़कियां पार्क के बीच की जगह पे बैठी थी। तो हमारे साथ वाले आदमी ने कहा कि कोई कंपनी है जो कि लड़कियों को हायर करती है और वो आपके यहाँ झाड़ू पोछा, रंगाई पोताई, लैट्रिन पखाना साफ कराई और ये डस्टिंग वस्टिंग के लिए भेजती है रोज के अनुसार। अब क्या जरूरत है उन गरीबों को, जरा बताइए। आपको ड्राइवर चाहिए, वो ड्राइवर देती है। यानी कि अगर महीने में आपको सिर्फ 2 दिन ड्राइवर की जरूरत है तो वो 2 दिन का ड्राइवर मिल जाएगा। अब मैं चूंकि अब तक अमेरिका का नाम नहीं ले रहा था, बेसिकली ये अमेरिकी डेवलपमेंट का ढांचा है और हम दिलो दिमाग से सदियों से अमेरिका बनना चाहते हैं। अब हम बनने को तैयार हैं। अमेरिका में भी यही होता है। ये बहुत भयानक है अजय, बिल्कुल बहुत भयानक है। आप हमारे लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ के जाएंगे? मरेंगे। और पढ़ाई दे नहीं रहे, शिक्षा दे नहीं रहे, अनस्किल्ड अनएजुकेटेड लेबर जो घरों में सफाई करके जीवन जी रहा था, गाड़ी चला के जीवन जी रहा था। आप जब शुरू में कह रही थी मोहन भागवत का जिक्र कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो, वो मोहन भागवत दूसरी तरफ कहते हैं बच्चे कम भी करो मुसलमानों से या गरीबों से। हाँ, मुसलमान कम करें। नहीं, वो गरीबों से भी कहते हैं। उनका सिर्फ चिंता है ऊपर के 10% की, क्योंकि सवर्ण बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। उनकी चिंता वो है, बाद में अखबारों में डिटेल में भी आ गया, और मैं आरएसएस को खूब कवर करता रहा हूं पिछले 20 वर्षों में, बखूबी जानता हूं। उनकी चिंता ये है कि सवर्ण बच्चे शादियां नहीं कर रहे हैं, सवर्ण लड़के लड़कियां शादियां नहीं कर रहे हैं, और शादी कर लें तो बहुत देर बाद कर रहे हैं। ठीक है, और अगर बहुत देर बाद कर ले रहे हैं तो बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, और बच्चे नहीं भी पैदा कर रहे हैं तो गोद भी नहीं ले रहे हैं। ये सारी कथाएं, चूंकि एक जमीनी संगठन है आरएसएस, उसको बहुत अच्छे से पता है कि हो क्या रहा है। वो शिक्षा क्यों नहीं दे देते? शिक्षा दे दें, बहुत सारी चीजें। तो जब बावकार जिंदगी जिएगा, अपनी इज्जत के साथ जिएगा इंसान। उनकी समस्या ही नहीं है। मेरा कहना है कि बच्चे भी शिक्षा का लेना देना नहीं है, वो बच्चे अपने आप पैदा कम हो जाएं। जैसे लाइबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है गरीबों की, गरीब लोगों की। जैसे जिन बस्तियों में मान लीजिए हम लोग रहते थे, तो देखते थे कि सामने वाले चचा के 8 बच्चे हैं, ठीक है, उनका बेटा पैदा हुआ, उसके 2 बच्चे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे बढ़ेगी, अपने आप वह गर्भ निरोधक का काम करेगा।
मैं अक्सर जगहों पर बोलता बिल्कुल हूं सही। कि भारत में गर्भ निरोध की सभी योजनाएं फेल हो गईं, सिर्फ महंगाई ने इस देश के गर्भधारण को नियंत्रित कर दिया। उसके लिए सारी बुद्धि आ गई। यानी हम नैतिकता, अनैतिकता, परिवार, परंपरा कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ हम बाजार के डंडे से चलते हैं। ये हमारे इनबिल्ट, हमारे डीएनए में है वाह, और वो हो गया। सही बात कही आपने। हम्म। महंगाई अकेली एक ऐसा कारक है जिसने सबके परिवारों को नियंत्रित कर दिया। मुसलमान, हिंदू, सब एक तरफ से सब नियंत्रित होते चले गए हैं और वो और हो जाएंगे। जो थोड़े बच गए हैं वो अगले 10 सालों में। तो जो मोहन भागवत की चिंता है वो सवर्णों को लेकर है। मोहन भागवत ने उल्टा कहा है कि बच्चे पैदा करें, शादियां करें। वो यही हो रहा है कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये मोहन भागवत से संभलने वाला नहीं है, क्योंकि जब तुम बोओगे बीज जैसा, काटोगे भी वही। जब परिवार टूट गए, जब लोग अलग हो गए और जब पूंजी के लिए तुम इतने ज्यादा निर्भर हो गए कि बाजार के लिए ही सब कुछ है, तो तकनीकी तो करेगी। जरूरत क्या है परिवार में? आप समझिए कि चैटबॉट से लोग शादियां कर रहे हैं। हैं? हाँ, ये तकनीक भी इतनी बड़ा है। ऊपर चली गई है कि चैटबॉट से शादियां कर रहे हैं। आप पूरी बातचीत कर सकते हैं चैट जीपीटी से, पूरी कथा कहानी कह सकते हैं। आप जब ऑफिस से आते हैं और झोला रखते हैं तभी वो सक्रिय हो जाता है एक बटन के साथ, और उसके बाद आपके दुख, सुख, कविता, कहानी सब कहते हाउ वाज योर डे से शुरू हैं। होता है। हाँ, और अगर आप कहें तुम्हारा मूड ठीक है, क्या सुनना चाहते हो, तो आपकी कोई ऐसी बीवी या बीवा नहीं मिलेगा, मतलब पति, जो कि आते ही तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए वो अनुराधा पौडवाल हो जाए, चाहे ये आशा भोसले या ये क्या लता मंगेशकर या कोई और गायिका हो जाए, वो तुरंत हो जाएगा। तो जो इस्तेमाल कुत्ते का था अपनी खुशी के लिए, वह इस्तेमाल उसके लिए है। ये है कि और ज्यादा अकेलापन, क्योंकि बीबी भी डिस्टर्बिंग है और बीबा भी डिस्टर्बिंग है, दोनों एक दूसरे के लिए डिस्टर्बिंग है। तो मोर अकेलापन, तो जो खुद से प्यार करने की जो कहानी आई है, बेसिकली वो यही है। खुद का जन्मदिन मनाने की एक कहानी। इंसान ने खुद से शादी करी खुद है, से अपने आप से शादी हाँ, कर ली है। ली है। ये है, तो ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। मेरा कहना ये सबके साथ नहीं होगा, ये आफत की तरह भी नहीं आ जाएगा, लेकिन यह रहेगा और ये प्रवृत्ति तकनीकी और बढ़ाएगी, क्योंकि इंक्रोचमेंट ऑफ स्टेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। हम कुछ तय नहीं करते। जैसे मान लीजिए हम महानगर में रहता हूं, ये मैंने नहीं तय किया है कि मैं फ्लैट में रहूंगा। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बैठ लाखों लोगों के सामने कहूं कि नहीं, मुझे फ्लैट में नहीं रहना है, मुझे यहां से 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर 100 गज की ही जगह दे दो, तो हमारी औकात में नहीं होगी। और अगर आपने दिला भी दिया किसी तरह, तो ये जिन सुविधाओं से ये लय से वो सुविधाएं नहीं होंगी। तो आपके जीवन को कहाँ रहना है, क्या करना है, क्या संगीत सुनना है, क्या रोजगार करना है, किससे प्रेम करना है, किससे नफरत करना है, यह सब कुछ नियंत्रित है। नफरत बिल्कुल नियंत्रित है। नफरत तो और ज्यादा नियंत्रित है। जिसको आपने ना देखा ना सुना, कभी बात हाँ। नहीं की, उसको जाके मारिए, मारिए। अनजान व्यक्ति को जाके मारिए, उसकी लिंचिंग करिए, ये सियासत तय कर रही है। मैंने अपने कई रिश्तेदारों से, मेरी ससुराल है पहाड़ में, मैंने जहाँ पहाड़ी लोगों ने कभी मुसलमान नहीं देखे, मैंने देखा कि वो खूब मुसलमानों से नफरत करते हैं, आतताई रहते हैं, परेशान हाल रहते हैं, और उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अब क्या है कि ये कैसी मानसिकता है, जरा समझिए, इसको समझना चाहिए। जैसे मैं ना पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला, तो बिहार बगल में है, तो हमारी यूनिवर्सिटी में जब लड़के पढ़ने आते थे ना, तो हम लोग उनको बिहारी कह के चिढ़ाते थे। हमारे लिए गर्व का स्पेस है, क्योंकि हम अपने यहाँ के गरीब हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे जिले का जो ताकतवर आदमी है उसके सामने हम दबे पड़े हैं, तो हमें भी किसी को दबाना है, तो हमें को बिहारी मिल जाते थे दबाने के लिए, बिहारियों को कोई और मिल जाता था दबाने के लिए। तो यानी दबे दबाने का जो ये सिलसिला है, मतलब बेसिकली एक तरह की रुग्ण मानसिकता है जिसमें हमें आनंद महसूस होता है। यही रुग्ण मानसिकता को कट्टरपंथी राजनीति ने एक राष्ट्रीय प्रकृति बना दिया कि दबाओ और आनंद लो, पीड़ित करो और आनंद लो। यह प्रवृत्ति जो थी, यह कुछ समूहों में, कभी हिस्से में, ये जो मैं आपको बचपन की बातें बता रहा हूं उसमें थोड़े बहुत देर के लिए थी। जैसे मान लीजिए हम सवर्णों के गांव में रहते हैं, बगल से कोई अवर्णों का लड़का निकलता था तो मेरे गांव के लड़के एक आध कई बार उसको पीट देते थे। तो गांव के दूसरे लोग कहते थे ये क्या पागलपन है, ये होता था, मतलब ऐसा भी नहीं, उनके गांव से जो अवर्ण के गांव थे उनसे दूसरे निकलते थे वो पीट देते थे। लेकिन ये पूरे गांव की मानसिकता नहीं थी,
अगर कोई पीट पाट दिया और गार्जियन उसकी शिकायत लेके आ गया, तो मैंने 99% गार्जियंस को देखा है, क्योंकि हम लोग बच्चे थे तो रहते थे आसपास, वो खूब मारते थे अपने बच्चों को कि तुमने ये क्यों किया है। लेकिन अब तो दूसरी स्थिति आ गई कि गांव का गांव, जिले का जिले, इलाका का इलाका, राज्य का राज्य पागलपन की मानसिकता में नफरत को लगातार पोस पाल रहा है और उसमें आनंद महसूस कर रहा है। दलित दलित दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ पा रहा, पूरा गांव लगा हुआ है, हाँ। बटालियन पुलिस की लगाई जा रही है उसको दूल्हा बन के निकलने के लिए। और आप सोचिए कि इस तकनीक ने और इस समाज विकास का जो क्रम है, उस समाज विकास के क्रम ने समाज को यहां खड़ा कर दिया है कि हर आदमी को अपना एक शोषक चाहिए नीचे, उसको उसमें आनंद आता है एक्सप्लॉइट करने। मतलब मैं आजकल अपार्टमेंट के लोगों को मैं सोच रहा हूं इस पर कुछ लिखा जाना चाहिए। वो अपार्टमेंट वाली आंटियां कहता हूं, मेरे पास एक समझ है कि अपार्टमेंट वाली आंटियां क्या करती। तो अपार्टमेंट वाली आंटियों की मानसिकता कंप्लीटली, लगभग ज्यादातर आंटियों की मानसिकता मर्द की मानसिकता है। कई बार हम मर्द होकर भी उनसे कमजोर नजर आते हैं, नफरत में, उनकी बातों में, उनके तर्कों में। औरतों ने, आप सोचिए कि जो औरतें सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, उन औरतों ने इस देश में सबसे ज्यादा प्यार किसको दिया? तो प्रधानमंत्री मोदी को, जबकि वो सच जानती हैं कि यह आदमी दबाता है, एक शासक के ही तौर पर, एक राजनेता के ही तौर पर, लेकिन दबाता है। उनका अपना जीवन भी औरत की दृष्टि से बहुत उचित नहीं कहा जा सकता है, इस पर बात होती रही है। लेकिन पलट के मैं कहूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना मैं देश घूमता हूं, कि मैक्सिमम औरतें प्रधानमंत्री मोदी की फैन हैं। तो फैन जैसी क्या चीज है मोदी में? जब उनसे मैं पूछता हूं, माइक पर पूछा है, हजारों बार पूछा है, सड़कों से गुजरते हुए, स्टोरीज करते हुए, हर बार उन्होंने कहा है कि वो देश को ठीक कर रहे हैं, वो हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं, देश का गौरव ऊपर ले जा रहे हैं। ये किसके लॉजिक है? ये औरत के लॉजिक है, ये तो मर्द के लॉजिक थे, उसको एडॉप्ट कर लिया। और ये लॉजिक देने वाली कौन थी? वो वही औरतें हैं जो आधुनिकता को हाफ पैंट में समझती हैं, आधुनिकता को पबों में देखती हैं, आधुनिकता को मॉन्टेसरी स्कूलों में देखती हैं, आधुनिकता को सास ससुर से दूर रहना समझती हैं, आधुनिकता को 50 इंच की टीवी लगाना समझती हैं, किताबों से दूर रहना जानती हैं। वही महिलाएं हैं जो ये मर्दों की भाषा कह रही हैं और कह रही हैं हम बराबरी में आ गए। इसलिए समाज में कुछ बदलता नहीं है, सब कुछ यूं ही रहता है। मेरा जो आखिरी लाइन थी वो यही थी कि हर आदमी को ब्राह्मणवाद खत्म करते हुए ब्राह्मण बनना है, हर औरत को मर्दवाद खत्म करते हुए मर्द बनना है। यही हम फंस गए हैं, जिसकी वजह से बदलता हुआ कुछ नजर नहीं आता। भारतीय फेमिनिज्म पर कुछ कहेंगे? भारतीय फेमिनिज्म पर क्या कहें, यही सब फेमिनिज्म है जो है। कोई बात हो तो आप पूछिए, वो कह देंगे। लेकिन ये है कि भारतीय फेमिनिज्म जिस तरह से बाजार के चंगुल में फंसा, गोरे होने के चंगुल में फंसा, और हर महिला को कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण दिखना है, उसमें फंसा है। ये प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये बहुत महंगे शौक है, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो वो कैसे हासिल किया जाएगा? ये सारी बातें, क्योंकि जो मेहनतकश महिलाएं हैं उनको तो अपने चेहरे को निहारने का टाइम नहीं है। वो सड़क पर चाहे काम कर रही हूँ, चाहे सब्जी बेच रही हूँ, चाहे वो किसी साइट पर काम कर रही हूँ जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है, उस पर उनको उससे नहीं। लेकिन जो जिनके पास थोड़ी आर्थिक, जिनके परिवारों में एक तरी आ गई थी थोड़ा, वो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा मनी था उससे उन्होंने लगाई 2 सेविकाएं, और अब उनके पास फ्री टाइम है। उस फ्री टाइम में वो खुद को निहार रही हैं, खुद को संवार रही हैं। ये और जो नाच निकल के आया हमारे अंदर से कि हम भारतीय लोगों में कितना नाच भरा हुआ है, कितना डांस भरा हुआ है, ये वही महिलाएं हैं जो नाच भी रही हैं। और फिर नीचे वो कमेंट्स अगर आप देखिए, ज्यादातर पुरुषों के कमेंट्स हैं, ठीक है। महिला तो उनसे कह रही मोर पावर टू यू, एज इफ इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ गेटिंग पावर समहाउ। वो नहीं है, लेकिन वो मोर पावर टू यू लिखा जा रहा है। और पुरुष उनके जो असली उपभोक्ता हैं उस सुंदरता के, ठीक है, वो कंज्यूमर हैं। तो ये और यही बाद में किस रूप में पनप जाएगा कुछ नहीं पता है। तो ये वाला जो जैसे नारीवाद है, इस पर थोड़ा बताइए। देखिए, नारीवाद भारत में, जिसको स्त्रीवाद कहें, नारीवाद कहें, फेमिनिज्म कहें, इसका जो पूरा उदय है ना, वो संघर्ष और शौक दोनों से मिला जुला है। ये शौक भी था और संघर्ष थोड़ा था, लेकिन इस संघर्ष को कहीं से भी
जो संघर्षरत महिलाएं हैं, जो देश की 90% महिलाएं हैं, जो आम परिवारों से आती हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली नारीवाद का, भारतीय नारीवाद या दुनिया में नारीवाद का जन्म ही एनजीओवाद से, एनजीओ से। सारा विमर्श एनजीओ का है। अब एनजीओ का एक सेटअप है। एनजीओ आपको एक खास दिशा में ले जाता है। एनजीओ कहता है कि अगर तुम आए हो फला आदमी की गरीबी दूर करने, तो सिर्फ तुम गरीबी और गरीबी के ही बारे में बात करोगे, उसी के बारे में सोचोगे, उसी के लिए फंड लोगे, उसी की सक्सेस स्टोरी बताओगे। नारीवाद चूंकि पूरा एनजीओ वाद से आया है, फंडिंग से आया है, तो उन स्त्रियां जो काम करती रही हैं नारीवाद के लिए, उनके फंडिंग के रिसोर्स ज्यादातर इसी बात के लिए रहे हैं कि वो पैरोकारी करें इस बात की। अब नारीवाद क्या है? अगर सजना संवरना नारीवाद है, अमेरिकी जैसी महिलाओं या यूरोप जैसी महिलाओं को देखना नारीवाद है, तो ये तो शौक हुआ ना आपका व्यक्तिगत। आप रहना चाहते हैं मॉड, इसमें क्या बुराई है? आप बॉलीवुड की हीरोइनों जैसा देखना चाहते हैं, हॉलीवुड की, तो आप देखिए क्या है। ये नारीवाद नहीं है। मतलब वाद का मतलब इसे दलितवाद है, तो दलितवाद में दलित सशक्त हुआ। इस नारीवाद में नारी सशक्त जैसी चीज तब होती है जब नारी बदलती है। ये बहुत आत्म केंद्रित था सजना संवरना। मतलब यही कह रहा हूं। दूसरी, इसमें एक बुनियादी फर्क है। नारीवाद 24/7 सजने संवरने की बात करता है। संघर्षशील महिलाएं या पुरुष मौके पर सजते संवरते हैं। एक आम महिला, जैसे किसी की पत्नी हो, प्रेमिका हो, वो हर वक्त क्यों सजेगी संवरेगी? जैसे एक सामान्य ड्रेस में कपड़ा लत्ता पहना, अपने ऑफिस गई, लेकिन हर वक्त इधर से नाक में, इधर से मुंह में और अजीब अजीब कपड़े पहन के, यह जो नारीवाद है, इससे आप किसी को आकर्षित करती हैं ना। ये कौन सा वाद है? अब रही बात आपकी आजादी की, मैं कह रहा हूं कि इन लंबे संघर्षों में जितने नारीवाद के विमर्श चले, इन संघर्षों से जीवन में जो बदलाव हुए हैं गुणात्मक, उसका कोई उदाहरण बता दे। महानगरी है दिल्ली, आज से 30 साल पहले भी औरतों को रात के 9 बजे के बाद निकलने लायक नहीं थी, और आज भी नहीं है। जब नारीवाद नहीं था दिल्ली में, तब भी नारियां नहीं निकलती थी, और आज चरम पर है नारीवाद, मतलब खूब है यहां नारीवाद, तब भी नहीं निकलती है, तब भी अनसेफ है। इससे ज्यादा सेफ जगह देहरादून है, इससे ज्यादा सेफ जगह हल्द्वानी है, इससे ज्यादा सेफ जगह भोपाल है, जयपुर है। मतलब इसकी तुलना सिर्फ आप पटना वटना से कर सकती है। हाँ, जहाँ ओवरऑल क्राइम है तो हाँ, ये भी है। ये भी है। तो मेरा ये कहना है कि नारीवाद की सशक्तता का मतलब जो ग्रास रूट पायदान में जाना था, जहां से औरतों को बदलना था, जैसे मान लीजिए कि महिलाएं किसान हैं, ये एक नारीवाद है। महिलाओं को किसान का दर्जा मिलना एक नारीवाद है। उनके कपड़े तय वो कर लेंगे, उसमें हमारा विमर्श नहीं। इन्होंने सारे विमर्श सजने संवरने पर केंद्रित कर दिए, शरीर दिखाने पर केंद्रित कर दिया। तो ये बाजार को सूट करता है। ये अंग्रेजी के TOI मतलब अंग्रेजी के अखबारों के क्या कहते हैं, पेज 3 को सूट करता है। ये गुड टाइम्स को सूट करता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को सूट करता है। अब इसको आपने कहा स्त्री मुक्ति है, नहीं, ये एक बाजार की दी हुई चीज थी। चूंकि आपको एनजीओ में फंडिंग मिली, तो थोड़ी आपने ग्रास रूट की स्टोरीज भी की। और ये महिला किसानों का जो नाम है, ये भी एनजीओ का ही दिया है। लेकिन हमारा कहना है कि इस पर काम होना चाहिए, औरतों को सशक्त होना चाहिए। गरीबी में मेहनत सभी कर रहे थे, मर्द भी बाकी और तो स्त्रियां भी कर रही थी। नारीवाद ये हो जाता कि औरतों को ढंग से सड़कों पर खड़े होने का अधिकार मिल जाता, औरतों को चाय पानी की दुकानें मिल जाती। आज तक इस दिल्ली जैसी जगह में भी कोई ढंग की जगह नहीं है, ये तो दिल्ली राजधानी है, जहाँ की औरतों को लगे हाँ ये मजे की जगह है, यहाँ खड़े हो, या सबको लगे, औरत मर्द सबको लगे, एक जगह आपको नहीं मिलेगी। सब फिक्स्ड जगह है, पैसे वालों की जगह है। तब तो पब है, पब तो आजादी आजादी है। तो ये नारीवाद की सीमा हुई, और नारीवाद की सीमा सिर्फ इसलिए हुई, और सिर्फ नारीवाद की नहीं, कभी आगे बात करेंगे, समाज सुधार की भी भारत में इसीलिए कोई बेहतर पहल नहीं हो पाई, क्योंकि सारे पर एनजीओज ने कब्जा कर लिया, और सब कुछ एक डायरेक्शन में जाए। जैसे मान लीजिए आप हिंदी साहित्य का एनजीओ खोल दें, तो आप फिर साहित्य की ही बात करेंगे, वो भी एक खास तरह के साहित्य में भी एनजीओ आया स्त्रियों और दलितों के उद्धार के लिए, वो भी एक खास फोकस पर आया।
नारीवादी साहित्य पर भी अगर हम जाएं तो ज़्यादातर चीज़ें संबंधों को बिगाड़ करके रास्ता ढूंढ रही हैं। कहीं डैमेज कंट्रोल नहीं है, कहीं उस डैमेज को बेहतर बनाना नहीं है। क्या हर बार हमेशा रिश्तों में परेशानी आएगी तो उसको तोड़ फोड़ छिन भिन कर पाठक दिया उसका वही है ना मैडम। मैं कह रहा हूँ शिवाजी कि रीडर को तलाशती है। जैसे ये नारीवाद नहीं है, ये बाजार है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक गंभीर बहस की और हमने कहा कि स्त्री सशक्तिकरण में किसान महिलाएं हैं और मजदूर महिलाएं हैं, इनकी ताकत मर्दों के बराबर करो, इनको अधिकार करो और इनको स्पेस दो। विमर्श में लाओ, सभाओं में लाओ, आंदोलनों में लाओ, भाषण में लाओ, ठीक है, चूल्ही चौके से बाहर लाओ और चौकी पर बैठाओ, बहस में लाओ। तो कहेंगे ये बोरिंग टाइप ऑफ स्त्री विमर्श है, डिस्कोर्स बाजार इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यही स्त्री विमर्श क्या है साहब, फलाने के साथ गई तो उसके साथ संबंध बन गए तो बात आ गई, फिर वो धोखा दे, ये कौन ये सी रोना कहानी? गाना ही है सब कुछ। अरे मतलब ये हिंदी के ही पाठक का रोना गाना है, ये बात भी नहीं रही। और कभी नेचुरल समाज में नहीं था। नेचुरल समाज जो आज से 30 साल पहले गांव में था, उसमें ये बहस नहीं थी। कौन किसके साथ गया, कौन आना जाना लगा रहता है, जीवन का हिस्सा है। पकड़ में आ गया तो उससे मार काट हुआ, नहीं पकड़ में आया जीवन चलता रहा। तो पकड़ में आ गया, आज भी मार काट कर लेते हैं, यही तो हुआ। आज भी कोई पकड़ में आ जाएगा तो मार ही काट होता है। अजय, आपने बहुत सारे मुद्दों को छू लिया है और बहुत सवाल मेरे अंदर पैदा हो गए। हम लोग फिर बात करेंगे। आज की बातचीत अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया किंतु परंतु थैंक यू।